हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ईवीएस की कंप्लीट पेडागोजी। तो ये हमारी ईवीएस पेडागोजी की एक मैराथन क्लास रहने वाली है। तो आज जो ये क्लास है इसमें आपका सारा ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है आपकी ईवीएस पेडागोजी रहती थी, तो आज ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद कल आपको एक क्लास देखने को मिलेगी, वो भी टाइप ऑफ मैराथन होगी। ठीक है, उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर आपको सोल्व कराऊंगी। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है, इकोसिस्टम का टॉपिक है, एनवायरमेंट का टॉपिक है, एटमॉस्फेयर का टॉपिक है, जो मैंने पहले कराए थे, वो सारे के सारे इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इस वीडियो में मर्ज कर दूंगी मैं, और इसके साथ साथ न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो उस क्लास को जरूर देख लेना, वहां से आपके पक्का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो वाली क्लासेस आप देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसके साथ साथ ये क्लास आप चाहे एचटेट की तैयारी करें और चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पेडागोजी आपके एग्जाम में 15 मार्क्स की आती है, तो ये लगाकर चले कि आपके एग्जाम में ये इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी के। तो ये बहुत ईजी से होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मान लो आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको 10 क्वेश्चन जो है मतलब इसमें से जैसे 7-8 क्वेश्चन हो गए, वो आपसे मतलब एक तरीके से फैक्ट वाले पूछ सकता है। जैसे ये कब, इसकी रूपरेखा कब बनी थी, एनसीएफ ने इसके बारे में क्या कहा, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है, तो ये सारा पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे, कि अगर आप एक ईवीएस के टीचर हैं, कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो आप किस तरीके से उन्हें समझाएंगे। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप ना इन क्वेश्चन को देखना नहीं भूलना। ठीक है, इन क्लासेस को देखना नहीं भूलना, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ साथ सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना, वो क्या दिया गया, सेम है दोनों में, इसलिए हमारा इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो ये जो आपके सिलेबस में दिए गए टॉपिक थे ईवीएस के, वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आज हमारी पेडागोजी हो जाएगी, तो हमारा ईवीएस हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद जो एक क्लास मैं बनाऊंगी, चाहे वो मैराथन हो या फिर कितने भी आवर्स की होगी, बट आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। उस क्लास को आप जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है ना, तो वो क्लास देखना मत भूलना, उसमें से पक्का क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। पहले यहाँ ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र के बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि इसमें हम कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पहला टॉपिक तो कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस है। इसके बाद ईवीएस के सिग्निफिकेंस, इसके बाद इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है, एनवायरमेंट स्टडीज क्या है, एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है, इसके बाद लर्निंग प्रिंसिपल क्या है, स्कोप क्या है, साइंस का, सोशल साइंस का, इनका रिलेशन क्या है आपस में, अप्रोचेस कौन सी हैं। इसके बाद हम एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करा सकते हैं, डिस्कशन कैसे कराएंगे, सीसीई क्या है, टीचिंग मटेरियल क्या है, एड्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक आज की क्लास में मैं कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र। पहले सबसे पहले हम इसके परिचय की बात कर लेते हैं। जैसे पर्यावरण जो अध्ययन है, यानी कि ईवीएस है, उसका अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम एक रूपरेखा, मतलब इसका पूरा नाम है ये द फ्रेमवर्क कह सकते हैं, द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल अ फ्रेमवर्क की सिफारिश की थी। मतलब यहाँ पर जो पहला पॉइंट ही लिखा है, इसका मतलब है कि जो ईवीएस है, इसके अध्यापन यानी कि स्कूलों में ईवीएस पढ़ाया जाए, इसके लिए क्या बनी, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा समिति थी, 1975 में आई थी। उसने एक क्या कहा था कि इसके लिए क्या बनाई जाए, 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम एक रूपरेखा, यानी कि इंग्लिश में इसका मतलब है द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल अ फ्रेमवर्क, इसकी सिफारिश की कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। इनका कहना था कि इसको अकेले विषय की तरह एक प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाए। ठीक है, तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई है, जो मैंने आपको बताई है। ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे भी चांसेस है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनना, जो भी कंसेप्ट मैं बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना। अब जिसने नोट्स लिए हैं, मान लो उसको एक बार रीड किया होगा, 2 बार रीड किया होगा, नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब यहाँ से आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आता जाएगा।
पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम एक रूपरेखा यानी कि द कैरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल अ फ्रेमवर्क की क्या की सिफारिश की, जिसमें क्या कहा गया कि ईवीएस को एक अलग से विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक के समझ में आ गए पॉइंट आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पहले 2 वर्षों में ऐसा कहा गया कि जब बच्चा जो पहले 2 वर्ष पढ़ेगा उसमें कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, यानी कि इसमें नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट दोनों को ऐड करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब बच्चा कक्षा तीसरी में हो जाएगा तो तीसरी से 5वीं तक उसको सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग विषय होंगे। जैसे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ईवीएस पार्ट 1 और दूसरा ईवीएस पार्ट 2। ईवीएस पार्ट 1 में इसको एक तरीके से पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाएगा, जिसमें नेचुरल और सामाजिक वातावरण होगा, नेचर होगा और सोशल एनवायरनमेंट से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद दूसरे पार्ट में यहाँ पर 3 से 5 इसमें सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के रूप में से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का समझ में आ गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ईवीएस 1 और ईवीएस 2 में। ईवीएस 1 में नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट और ईवीएस पार्ट 2 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के अलग अलग क्या होंगे, हिस्से होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ईवीएस को अलग तरीके से पढ़ाने की बात की, 2 स्तर पर पढ़ाने की बात की। प्राथमिक लेवल पर बात की है, क्लास 1 और 2 में भी, और क्लास 3 एंड 5 में भी, 3 से 5 में भी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। इसके बाद में 1975 के बाद हमारे यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनती है। तो 1986 में ये पॉलिसी आती है और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 1988 ने भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तो जो आपकी नई एजुकेशन, इसके अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 की, और इसके साथ साथ जो आपका एनसीएफ था 1988 का, इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने भी यही सेम इसी तरीके की क्या दी है, ईवीएस को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण दिया। मतलब इनकी भी वैसे ही थिंकिंग थी जैसे कि 1975 के फ्रेमवर्क की थी। इसके बाद एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को कैसे पढ़ाया जाए, अलग अलग ना पढ़ाकर इंटीग्रेटेड पढ़ाया जाए। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कहा था 3 से 5 के लिए उन्होंने क्या कहा था कि साइंस को अलग पढ़ाए, सामाजिक को अलग पढ़ाए, और लेवल 1 पर उन्होंने बात की थी नेचर की और सोशल की। ठीक है ना, तो उन दोनों को अलग अलग पढ़ाने की बात कही थी। लेकिन एनसीएफ 2000 आता है और वो क्या सिफारिश करता है कि पर्यावरण अध्ययन यानी कि जो ईवीएस है उसको कैसे पढ़ाया जाए, एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर 3 से 5 विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय ना पढ़ाया जाए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, एनसीएफ 2000 जो आया उसने क्या कहा कि यहाँ पर ना बच्चों को क्या करें, जैसे तीसरी से 5वीं तक जो बच्चा है उसको सोशल साइंस और इसके साथ साथ साइंस जो है वो अलग से ना पढ़ाएं। लेकिन हमने पहले पढ़ा था ना, जो ऊपर पढ़ा था 1975 वाला, उन्होंने क्या कहा था कि एक एसएस पढ़ाएं और फिर क्या पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं। लेकिन 2000 का जो एनसीएफ है इसने क्या सिफारिश की है कि जो ईवीएस है उसको एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए, प्राथमिक स्तर पर 3री से 5वीं पर विज्ञान और एसएस यानी साइंस और एसएसटी के लिए अलग अलग विषय ना पढ़ाए जाएं। तो ये बात किसने कही है, एनसीएफ 2000 ने कही है। एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए इस एकीकृत दृष्टिकोण की निरंतरता आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया है। तो एनसीएफ 2000 ने क्या कहा, एक इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण लेकर चले, यानी कि इस विषय को अलग तरीके से ना पढ़ाए। तो 2000 का जो एनसीएफ था वो इनके अंगेज था, मतलब वो क्या चाहता था कि इस विषय को एक इंटीग्रेटेड विषय की तरह पढ़ाना चाहिए, ना कि अलग अलग विषयों की तरह। ठीक है, क्योंकि उस समय में ना जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं और उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को क्या कर देना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बना देना चाहिए। वहां पर बच्चों को साइंस, एसएसटी ये सब अलग अलग ना पढ़ाई जाए। तो ये सिफारिश किसकी है, एनसीएफ 2000 की है। पर अब यहाँ पर जान लेते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण का अर्थ है वह बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से क्या किए हुए है, घेरे हुए है। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाओं और तथ्यों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। आप देखेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे अर्थ के चारों ओर ये तो एटमोस्फेयर हो गया, तो अर्थ को जो चारों ओर से हमें घेर रखा है जिसने, वो क्या है, हमारा एनवायरमेंट है। जितने भी फिजिकल जो भी भौतिक दशाएं हैं, जितने तथ्य हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, एनवायरमेंट में आ जाते हैं। तो हमें जो चारों ओर से या बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, एनवायरमेंट है।
ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट क्या है एनवायरमेंट स्टडी के। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। तो यानी कि हम क्या क्या करते हैं बच्चों को, जैसे यहाँ ये पॉइंट लिखा है, बच्चों को जो प्राकृतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है, इन तीनों के बीच में संबंधों का पता लगाने के लिए उन्हें क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, एक तरीके से उन्हें समझाते हैं, हर चीज बताते हैं। अवलोकन और चित्रों के आधार पर, जैसे मान लो हम बच्चे को कहीं लेकर जाएंगे, ऑब्जर्वेशन कराएंगे, उन्हें अलग अलग इमेजेस दिखाते हैं, वहां से क्या होगा, उनकी समझ बनेगी। इसके लिए अनुभव के माध्यम से उनके भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समाज प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है, जैसे भौतिक फैक्टर है, जैविक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, इसकी ओर हम उन्हें क्या करते जाएंगे, अग्रसर करते जाएंगे। ये ना थोड़े से ऐसे पॉइंट है, थोड़े अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए लिखे हैं मैंने, ताकि एग्जाम में आए ना तो आप इनको पढ़कर टिक कर सके, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। इसके बाद है बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए, संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करने के लिए। मतलब यहाँ पर लिखा है कि ईवीएस की जो जरूरत है वो हम किस लिए करते हैं, ताकि बच्चा जो वो सामाजिक घटनाओं के प्रति क्या हो सके, क्यूरियस हो सके, यानी जिज्ञासु हो सके, हर चीज के बारे में पूछ सके, उसके जो संज्ञानात्मक जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके, यानी वो अपने दिमाग का विकास कर सके, चीजों को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, और चीजों के प्रति क्या हो सके, जिज्ञासु हो सके। अब उसे पता लगे कि अगर ये प्लांट है तो प्लांट अगर ब्रीथिंग करता है तो हमारी तरह चलता क्यों नहीं है, अगर ये लिविंग थिंग है तो वो सारे क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा, उसके माइंड में सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार। हम क्या करते हैं, बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी शुरुआत कहां से होती है, परिवार से होती है। परिवार से शुरुआत करके बच्चा जो है वो पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़े, इसीलिए क्या करते हैं, हम उन्हें ऑब्जर्व करना सिखाते हैं, ईवीएस वगैरह, मतलब सभी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वैसे तो, बट यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है कि परिवार से शुरुआत करते हैं और पूरे संसार की समझ विकसित करते हैं, उसे आगे बढ़ाना। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में हम क्या करेंगे, बच्चे को जागृत करने का काम करेंगे, ठीक है, उसमें जागरूकता लाएंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल यानी कि साइकोमोटर स्किल प्राप्त करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण, ये याद रखना है क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पॉइंट होगा, खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में शामिल करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चे को कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखेंगे, जो खोजपूर्ण हो, जिसके मतलब जैसे खोजपूर्ण होंगी, जैसे हम उसको ऑब्जर्वेशन करना सिखाएंगे, अवलोकन करना सिखा सकते हैं, अनुमान लगाना सिखा सकते हैं, या वर्गीकरण करवाना सिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी एक्टिविटीज में वो क्या होगा, यहाँ से इन्वॉल्व होगा। तो बुनियादी संज्ञानात्मक यानी कि जैसे उसके ब्रेन पर भी फर्क पड़े और उसके साथ साथ वो साइकोमोटर स्किल्स भी प्राप्त कर सके, इसके लिए वो क्या करेगा, खोजपूर्ण और हाथों की एक्टिविटी करेगा। इसमें कौन सी एक्टिविटी शामिल हो सकती है, जैसे अवलोकन करा सकते हैं, वर्गीकरण और अनुमान। इसके बाद विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे, जैसे हम बच्चों को क्या करेंगे इसके थ्रू, जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण का मुद्दा, अनैतिक व्यवहार आदि को मतलब मूर्त वाली घटनाओं से संबंधित करके उनके समझने की क्षमता का क्या करेंगे, विकास करेंगे। जैसे हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, कुछ जैसे जो मतलब घर के एग्जाम्पल है वो लेकर समझा सकते हैं, जैसे उत्पीड़न के मुद्दे होते हैं उससे समझा सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्यों फैल रहा है, मतलब ये हम इसके लिए जैसे हमें कचरे को डब्बे में इस डिब्बे में फेंकना चाहिए, इस कलर का डिब्बा इस प्रकार के कचरे के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रदूषण के बारे में भी उसे अवेयर कर सकते हैं, उसका जो अनैतिक व्यवहार है और इसके साथ साथ जो दिखने वाली घटनाएं हैं जिसको देखकर वो समझ विकसित कर सकता है, उन सबका क्या करना, विकास करना, ठीक है, ताकि उसमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए क्या हो, सम्मान हो। जैसे आपको पता है, जैसे हम ना इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या सिखाया जाता है हमें, जैसे शायद मौलिक कर्तव्य का टॉपिक है जिसमें बताया जाता है, और साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें कहा गया है कि हमें हमारे देश के जितने भी जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या करनी है, देख रेख करनी है। और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी हमें पर्यावरण से रिलेटेड बातें कही गई हैं। तो अब यहाँ पर हम छोटे बच्चों को क्या सिखाएंगे, उनकी हमें पर्यावरण की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, ताकि उसके अंदर क्या जागृत हो सके, अपने अधिकार यानी कि मानवीय अधिकार जागृत हो, समानता, न्याय मूल्यों, और उनके लिए उसके मन में क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब वो लिंग भेद के बारे में जान जाएगा तो क्या करेगा, वो सबकी रिस्पेक्ट करेगा, सबको एक तरीके से देखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समानता और न्याय मूल्यों के प्रति उसके मन में क्या पैदा हो जाएगी, इससे रिस्पेक्ट पैदा होगी। जैसे मान लो प्रदूषण के बारे में हमने सिखाया तो बच्चा यहाँ से क्या होगा, अवेयर होगा। अगर छोटे बच्चे को हम आदत डाल देंगे तो
बड़ा होकर वैसा ही बनेगा, ठीक है ना। तो उसके मन में क्या होगी, इन सब चीजों के लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप होगी। इसके बाद यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन जो है ये चाइल्ड सेंटर एंड इंटीग्रेटेड करने के लिए, यानी कि जो ईवीएस है उसको चाइल्ड सेंटर्ड किया गया और इसके साथ साथ इंटीग्रेट किया गया। और इंटीग्रेट करने के लिए इसमें क्या ऐड किया गया, 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है, ठीक है। 6 सामान्य विषयों का क्या किया गया, इसमें समावेश किया गया। अब ये 6 टॉपिक्स कौन से हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जो ये ईवीएस की पेडागोजी में ऐड है, जिसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर बच्चे को इंटीग्रेटेड ईवीएस सिखाने के लिए 6 टॉपिक्स पर काम किया जाएगा। तो ये टॉपिक्स कौन से हैं, तो पहला है परिवार और मित्र, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारी फैमिली होगी और फ्रेंड्स होंगी, ठीक है। तो पहला टॉपिक है, आपसे ये 6 के 6 टॉपिक पूछे जा सकते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा टॉपिक जो है वो ईवीएस के इंटीग्रेटेड ईवीएस में नहीं आता है। तो अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इसे कैसे टिक कर पाएंगे। तो सबसे पहला ही क्या आता है, सबसे पहले ऐसे याद रखना, हमारी फैमिली आती है, हमारे फ्रेंड्स आते हैं। तो पहले नंबर पर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरे पर फिर क्या आएंगे, रिलेशनशिप्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है, रिलेशनशिप है। इसी में ही प्लांट्स, एनिमल, वर्क एंड प्ले, ये सारे टॉपिक सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, जिसमें रिलेशनशिप होगा, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे और इसके साथ साथ वर्क एंड प्ले होगा। तो पहले में क्या आएगा यहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड में क्या आएगा रिलेशनशिप, प्लांट्स, एनिमल्स एंड वर्क एंड प्ले। थर्ड नंबर पर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फूड होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, शेल्टर है, ये फर्स्ट वाले में ही ऐड होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला आपको पहले वाले में याद रख लेना है। जैसे मैंने आपको बताया परिवार और मित्र, तो इसी में ये ऐड है, ठीक है। सारे के सारे इसके सब पार्ट्स है। जैसे पहले वाले में मैंने आपको बताया फैमिली एंड फ्रेंड्स है, उसी के सब पार्ट्स में क्या आएगा, रिलेशनशिप्स आएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स और वर्क एंड प्ले सब किस में आता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में आता है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर क्या है, फूड है। थर्ड नंबर पर यहाँ पर क्या है, शेल्टर है। फिर फोर्थ पर वाटर, 5 पर ट्रैवल, ठीक है। तो इतने पॉइंट हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस के बारे में, ठीक है। तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पर्यावरण शब्द पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा का शब्द है। तो पर्यावरण शब्द जो है ये फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है इन्विरोनर, ठीक है। इन्विरोनर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पूरा का पूरा परिवेश। तो सबसे पहले आपको ये पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का जो कंप्लीट वर्ड है वो कौन सी भाषा का शब्द है, उसका मतलब क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये इन्विरोनर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पूरा परिवेश। एनसीएफ 2005 बच्चों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने का क्या करता है, समर्थन करता है। तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पर। ये आपको सारी छोटी छोटी जो बातें लिखी है ना, सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो बहुत अच्छे से सुनना है। तो यहाँ पर लिखा है एनसीएफ 2005, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से एनसीएफ ने बच्चों के जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात कही है। तो एनसीएफ 2005 बच्चों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने का क्या करता है, समर्थन करता है। तो ये बात किसने कही, एनसीएफ 2005 ने कही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन के विषय में पर्यावरण अध्ययन का ध्यान मात्र का आयोजन ही नहीं बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर संपूर्ण सक्षम बनाते हुए आवश्यक कौशल के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है। यहाँ पर ये लिखा है, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें केवल पर्यावरण का ही जो अध्ययन है वो करना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि उसको सामाजिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक जो कल्चरल मुद्दे हैं उन पर भी संपूर्ण क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान कर सके। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं स्कोप ऑफ ईवीएस। ईवीएस के क्या क्या स्कोप है, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने, इनमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहले एक बार हम ऊपर वाले पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं एंड देन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये पॉइंट बस यही लिखा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, आंधी, इनके परिणामों को समझने का अध्ययन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम यही पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार प्रचलित किया गया है, मतलब संचालित किया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं वो है पर्यावरण के बारे में सीखना, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है पर्यावरण के माध्यम से सीखना। थर्ड पॉइंट है पर्यावरण के लिए सीखना, ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला होगा पर्यावरण के बारे में सीखना, इसके बाद हम सीखेंगे पर्यावरण के माध्यम से हम क्या क्या सीखते हैं, फिर थर्ड है पर्यावरण के लिए हम क्या क्या सीखते हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना।
तो ये पॉइंट तीनों ही आपको याद रखने हैं, ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है पर्यावरण अध्ययन के 3 व्यापक नियम कौन से हैं, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा इनमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, पर्यावरण के बारे में सीखेंगे, फिर पर्यावरण के माध्यम से सीखेंगे, तीसरा पर्यावरण के लिए सीखेंगे। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। और वो जो 6th थीम थी वो भी याद रखनी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स वाली, जो भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, यहाँ पर हमने 6 थीम्स पढ़ी थी। जैसे फैमिली फ्रेंड्स पढ़ा, उसमें क्या रिलेशनशिप आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ वर्क एंड प्ले आता है। फिर उसके बाद 2nd पॉइंट पर फूड, 3rd पॉइंट पर शेल्टर, 4th पॉइंट पर वाटर एंड 5th पॉइंट पर ट्रेवल एंड 6th पॉइंट पर है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 6 भी याद रखने हैं और ये 3 जो व्यापक जो भी मैंने आपको बताई है नियम, ये भी याद रखने हैं। इसमें पर्यावरण के बारे में सीखना है, पर्यावरण के माध्यम से सीखना है और पर्यावरण के लिए सीखना है। इसके बाद हम मेजर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ईवीएस के जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या क्या है। जैसे यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, उसमें बायोटिक फैक्टर आते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा जिसमें बायोटिक फैक्टर आएंगे। फिर बिल्ट एनवायरनमेंट है जो कि निर्मित वातावरण है। पर नेचुरल की बात कर लेते हैं कि नेचुरल में क्या क्या आता है। तो नेचुरल में यहाँ पर एयर है, सोयल है और वाटर है। तो ये तीनों किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल में ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये बायोलॉजिकल है। बिल्ट एनवायरनमेंट में जैसे जो हमने बनाया, जैसे मोन्यूमेंट बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, बिलीव्स बनाए हैं, ट्रेडिशंस बनाए हैं, ये सब किस में आता है, बिल्ट एनवायरनमेंट में आता है। अब यहाँ पर सिर्फ आप बिल्डिंग्स को नहीं देखेंगे क्योंकि बिलीव्स भी इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, समाज का हिस्सा है, तो इसलिए हम इसको ईवीएस में पढ़ते हैं। ट्रेडिशन भी हमने बनाए हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कल्चर बताया था, सोशल बताया था, तो उन सब चीजों को कंसिडर करके सबको ऐड करके पढ़ाएंगे। तो बिल्ट एनवायरनमेंट में ये सब आता है। ईवीएस बच्चों को उनके इमीडिएट सेल्फ और उनके परिवार, पर्यावरण, पड़ोस, इलाका, देश का पता लगाने में क्या करती है, मदद करती है। तो आपने देखा होगा ईवीएस जो है उसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ईवीएस में आप पढ़ते हैं कि यहाँ का पहनावा ये है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, जैसे लद्दाख में लोग इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, केरल में लोग ये वाली डिश खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं। तो ये सब क्या है, आपको अपने सारे एनवायरनमेंट के साथ जोड़ता है ईवीएस। तो ईवीएस क्या है, यहाँ पर आपके पड़ोस, इलाके, देश का पता लगाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद हम 3rd चैप्टर पर चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस। बोलते बोलते ना साउंड भी ऐसे हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है ईवीएस का महत्व क्या है और इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है। पर्यावरण अध्ययन अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले किसकी बात की गई कि पर्यावरण अध्ययन को हम कैसे पढ़ाएंगे, अलग पढ़ाएंगे। बाद में कहा गया कि इसको इंटीग्रेटेड पढ़ाना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी ने 1975 वाले फ्रेमवर्क को ही क्या कह दिया कि ऐसे मतलब इसी तरीके से पढ़ाया जाए, लेकिन बाद में क्या कहा गया कि इसको अलग तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर भी यही बात लिखी है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं है। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम, इसमें हम साइंस पढ़ते हैं, इसमें हम एसएस पढ़ते हैं, इसमें हम ईवीएस पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट एजुकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा क्या है, साइंस को कंसीडर करेगा, सोशल साइंस को, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट एजुकेशन को। इनकी अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में इसकी आधार भूमि क्या की जाती है, तैयार की जाती है। तो इतना याद रखना है। तो यहाँ पर ये क्या है, पर्यावरण शिक्षा, इसमें साइंस है, सोशल साइंस है और एनवायरनमेंट एजुकेशन है। इनकी अवधारणाओं का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में इसकी आधार भूमि क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक विषय के शिक्षण का अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है, महत्व होता है, और इससे विषय को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो ये याद रख लेना है, प्रत्येक टॉपिक जो होता है उसके शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई महत्व होगा, इससे कोई ना कोई सीखने की प्रक्रिया जुड़ी होगी। मान लो हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य है। जैसे मान लो आप ईवीएस पढ़ रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या है कि आपका स्टेट जो है वो क्रैक हो जाए, ठीक है, और उसको सीखने की प्रक्रिया जुड़ी हुई है आपके साथ में। तो ये क्या है आपका मतलब कोई भी आप टीचिंग करेंगे, शिक्षण करेंगे तो उसके पीछे क्या होगा, आपका कोई ना कोई महत्व होता है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस में क्या आता है। इसका जो ईवीएस है, ईवीएस का जो उद्देश्य है वो बच्चे की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, सृजनात्मक क्षमताओं का क्या करना है, विकास करना है। यानी कि हम बच्चे को जो सिखा रहे हैं तो किस लिए सिखा रहे हैं, ताकि बच्चे का मानसिक विकास हो सके, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सके, सोशल प्राणी बन सके, सामाजिक प्राणी बन सके, शारीरिक रूप से सही हो और सृजनात्मक हो, क्रिएटिव चाइल्ड हो, ठीक है ना, जो हर दिशा में सोच सके। तो ऐसा क्या हो सके, बच्चा
बच्चे की क्षमताओं का क्या करना है, विकास करना है। यहां पर बच्चे को रट्टा मारकर नहीं पढ़ाना है। जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखाई दे ना रट्टा मारकर पढ़ाने वाला, किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए तो उसको पहले ही क्रॉस कर देना, वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो रट्टा मारकर जहां भी आपको रट्टा ये वाला वर्ड दिखाई देगा ना, तो आपको इसका आंसर ये बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। ठीक है, रट्टा वाला आंसर नहीं होगा, बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव और अनुभव से है। यानी कि हम क्या करेंगे, बच्चे को एनवायरनमेंट से जोड़ेंगे और इसके साथ साथ उसको अनुभव कराएंगे चीजों का, ताकि वो क्या कर सके, खुद से सीख सके। ठीक है, तो यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब ईवीएस का उद्देश्य क्या है, बच्चों को पर्यावरण की परिस्थिति और अनुभव के द्वारा प्राकृतिक और मानव निर्मित छानबीन करने तथा उससे जोड़ने से है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, ईवीएस का उद्देश्य क्या है कि हम बच्चे को क्या कर सके, पर्यावरण की परिस्थितियां और अनुभव के द्वारा प्राकृतिक और जो भी मानव निर्मित चीजें हैं उनसे जोड़ने से है। अब यहाँ पर क्या क्या आता है, जैसे नैतिक कर्तव्य क्या आते हैं बच्चों के, हम सिखाएंगे बच्चों को कि उनका क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई नैतिक कर्तव्य बनता है। उनकी मौलिक ड्यूटी है कि वो क्या करे, पर्यावरण की रक्षा करे, उसका संरक्षण करे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। ठीक है ना, जैसे पेड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो हम ऐसे बच्चों को सिखाते हैं। तो ये उनका क्या है, नैतिक कर्तव्य है। तो हम बच्चों को उनकी मौलिक जो अधिकार ड्यूटी है उसके बारे में भी सिखाएंगे। इसके बाद एनसीएफ 2005 का उद्देश्य पाठ्यक्रम के बोझ को घटाना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 जो है इसका उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम के बोझ को घटाना है, गहनता से सोचना है तथा खुद के अनुभव से क्या करना, विश्लेषण करना है। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, इसका उद्देश्य क्या है कि हम क्या करेंगे, बच्चे के पाठ्यक्रम के बोझ को कम करेंगे, उसको गहनता से मतलब वो क्या कर सके, बच्चा गहनता से सोच सके तथा खुद से अनुभव कर सके, फिर उसका विश्लेषण कर सके। तो ये सब क्या है यहाँ पर उसके उद्देश्य है। तो एनसीएफ 2005 ने क्या क्या कहा, पाठ्यक्रम के बोझ को हल्का करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो बच्चा क्या करे, डीप थॉट कर सके, खुद से एक्सपीरियंस करके सीख सके, उसका विश्लेषण कर सके। ये सारी बातें किसने कही है, एनसीएफ 2005 ने ईवीएस के सब्जेक्ट के उद्देश्य को लेकर कही है। इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक कौशलों के विकास करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मतलब अगर हम बच्चे को ऐसे सिखाते हैं तो बच्चा क्या करेगा, उसके जो सामूहिक कौशल है उनका विकास होगा। वो दल के साथ मतलब जब मान लो वो ग्रुप में रहेगा तो क्या होगा, सोशल प्राणी बनेगा, अपने पीयर ग्रुप के साथ रहेगा तो सोशल प्राणी बनेगा, वहां से कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ प्राथमिक कौशलों का विकास करेगा। ठीक है, जैसे हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, ग्रुप में काम करना सिखाते हैं, उनकी बात सुनेगा, उनसे बात करेगा। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब क्या बन जाते हैं, ग्रुप के लीडर बन जाते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी उसमें। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे सामूहिक कौशल में सिखाएंगे, ग्रुप्स में सिखाएंगे बच्चे को, ग्रुप्स में सिखाने से क्या होगा, वो एक दल में काम कर पाएगा, वो एक सोशल प्राणी बन पाएगा, अपनी जितनी बातें उस ग्रुप के साथ शेयर कर पाएगा, तो उनकी बातें सुनेगा भी सही, उनसे बातें भी करेगा। तो ये सब क्या है, हम उसे सामूहिक कौशल क्या मतलब डेवलप करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, इस प्रकार के अनुभव क्या करते हैं, बच्चे को सामूहिक कौशल के विकास करने में हेल्प करते हैं। यह उन्हें दल के साथ घुलने मिलने में हेल्प करते हैं, इसके साथ साथ प्राथमिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट याद रखने हैं। इसी के साथ बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण और विश्वास के प्रति भावना का विकास होता है। यहाँ से बच्चों में क्या होगा, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट की भावना आ जाएगी। यहाँ विचारों, अनुभव, लोगों, भोजन, भाषा, पर्यावरण पर सबसे अधिक सामाजिक रीति रिवाजों, आस्थाओं की कदर करना सिखाते हैं। तो ये ईवीएस में यहाँ पर ये बातें भी सिखाई जाएंगी। आपको पता होगा ईवीएस में ना, जब हम बच्चों को टॉपिक पढ़ाते हैं ना, तो उनकी क्लास में दिखाया एक टॉपिक होता है कि क्रिश्चियन चर्च में जैसे ये क्रिश्चियन है, ये चर्च में जाते हैं, मुस्लिम जो है वो मतलब टाइप ऑफ किस में जाएंगे, वो मुस्लिम किस में जाते हैं, भूल गई मैं अरे दरगाह पर जाते, कहाँ जाते हैं वो, 1 सेकेंड, हाँ मुस्लिम जो मोस्क में जाते हैं ना, मोस्क पढ़ाते हैं हम उन्हें, तो मोस्क में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सिख जो है वो गुरुद्वारा में जाते हैं, हिंदू जो है मंदिर में जाते हैं। तो इस तरीके से सभी क्या है, अलग अलग उनका क्या है, रिलीजन होता है। तो हम बच्चे को वहां पर क्या सिखाते हैं, जैसे इस दिन हम एक दूसरे को गले लगाते हैं, सेवैयां खाते हैं, घरों में सेवैयां बनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटते हैं, हम अपने फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं। तो एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना क्या होती है, जागृत होती है। तो ये सारे टॉपिक सिखाने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि वो क्या कर सके, सभी जो कल्चरल रिवाज है, रीति रिवाज है, आस्थाएं हैं, उनकी क्या कर सके, रिस्पेक्ट कर सके। वो सिर्फ अपने रिलीजन की नहीं बल्कि बाकी सभी रिलीजन की भी क्या करे, रिस्पेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये ईवीएस में सिखाया जाता है बच्चों के, ईवीएस में ये टॉपिक होता है। तो इसीलिए होता है कि उसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेवलप हो, वो अपने जो रिलीजन है, अपने जो रीति रिवाज है, उसके साथ साथ दूसरों के रीति रिवाज की भी क्या करे, रिस्पेक्ट करे। ठीक है,
ये पॉइंट आ गया समझ में। इसके बाद ईवीएस के बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनाने में सहायता करेंगे। अब मान लो बच्चे छोटे होते हैं ना, उन्हें कोई भी चीज सिखाना बहुत आसान होता है। हम जैसे उनका ब्रेन बनाएंगे ना, मतलब जैसा सिखाएंगे वो वैसे ही सीखते जाते हैं। तो मान लो अगर हम वो छोटे हैं तभी से उनके माइंड में अच्छी बातें भरना पैदा करेंगे, तो बड़े होकर क्या बनेंगे, वो एक हमारे लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने में हम उनकी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो हम एक अच्छा नागरिक तैयार कर रहे हैं। तो ईवीएस क्या सिखाती है बच्चों को, एक लोकतांत्रिक देश का अच्छा नागरिक बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक के पॉइंट आ गए समझ में। ये ना ऐसे कंसेप्ट वाले इसलिए पढ़ा रही हूं मैं क्योंकि यहां से ना आपके कंसेप्ट बन जाएंगे, और जब अंडरस्टैंडिंग बेस वाले क्वेश्चन आएंगे तो अब आप उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब ये जो इंटीग्रेटेड ईवीएस का टॉपिक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना है। इसके बाद आगे जितने टॉपिक आएंगे सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे आगे मैंने सारे मेथड्स लिखे हैं, वो आपके बहुत जरूरी टॉपिक है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इंटीग्रेटेड ईवीएस। हमारी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, जैसे एनसीएफ की बात कर रहा है यहाँ पर, जैसे एनसीएफ बने 1975 में, 88 में, 2000 में, 2005 में, इन सब की बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई कि पर्यावरण की सुरक्षा क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर आपके एनईपी बनी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो है, इसमें पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रखकर ही राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा विकास की क्या कही गई है, बात कही गई है। अर्थात यह संपूर्णता शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, ये क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसमें क्या बात कही गई है, पर्यावरण के बचाव को क्या रखेंगे, केंद्र में रखेंगे, यानी पर्यावरण का बचाव करने की इसमें बात कही गई है। यही है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, एनवायरमेंट का बचाव करेंगे। यही क्या है, हमारे संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा विकसित सभी पाठ्य चर्चा में इस बात पर ध्यान देने पर विशेष बल दिया गया कि हम क्या करें, हमारे एनवायरनमेंट को सेंटर में रखेंगे और उसका क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, उसको बचाकर रखेंगे। इसके बाद 1975 के एनसीएफ में प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की बात कही गई थी। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था 1975 में क्या कहा गया कि जो आपका ईवीएस है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा, ईवीएस पार्ट 1 एंड ईवीएस पार्ट 2। पार्ट 1 में फर्स्ट एंड सेकंड क्लास होगी, जिसमें हम नेचर और सामाजिक दोनों को सम्मिलित रूप से पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद कक्षा 3 और 5 में एक बात कही थी कि सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी, 1975 के एनसीएफ में ये सारी बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है, यहाँ दोबारा से लिखा है मैंने, 75 की एनसीएफ में प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की बात कही गई थी। कक्षा 1-2 में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को सम्मिलित रूप से क्या किया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, अलग अलग नहीं है, ये सम्मिलित रूप से पढ़ाएंगे यहाँ पर कक्षा 1 और 2 में। ठीक है, इसके बाद कक्षा और 3 और 5 की बात करता है, ईवीएस, इसको ईवीएस 2 नाम दिया। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान बच्चे को इकट्ठा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। पहले पार्ट्स में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कक्षा 3 और 5 में क्या पढ़ाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, मतलब सामाजिक विज्ञान और इसके साथ साथ प्राकृतिक विज्ञान को पढ़ाया जाएगा। ये किसमें कहा गया, एनसीएफ 1975 ने कहा। इसके बाद यहाँ पर नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आती है, उसने भी इसके बारे में कुछ ऐसी ही धारणा रखी थी, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद यहाँ पर बोझ रहित अधिगम की बात कही जाती है। एक रिपोर्ट आती है 1993 में, शिक्षा राष्ट्रीय सलाहकार समिति रिपोर्ट 1993। इसमें क्या कहा गया कि जो लर्निंग हो विदाउट बर्डन हो, यानी कि बच्चे के ऊपर ना सीखते हुए किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने किसकी बात कही है, बोझ रहित अधिगम की बात कही है। तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति रिपोर्ट 1993, ये इन दोनों ने क्या सिफारिश की कि बोझ रहित क्या होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा क्या सिफारिश की जाती है कि जो लर्निंग है वो कैसे हो, विदाउट बर्डन हो। एनसीईआरटी कार्य समूह 1984 और राष्ट्रीय नीति 1990 ने सीखने के कार्य को आसान करने और इसके साथ साथ बोझ कम करने की बात कही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, किसने बात कही है, एनसीईआरटी कार्य समूह 1984, इसके साथ साथ और ये जो रिपोर्ट आई थी 1990 की, इसने इसके साथ साथ इन दोनों ने, इन सब ने क्या बात कही है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी हो, लर्निंग जो हो वो विदाउट बर्डन हो, बोझ कम करने की बात कही गई इन्होंने। ठीक है, तथा बोझ मतलब यहाँ पर जो बच्चा है वो विदाउट बर्डन सीखे। यहाँ पर पर्यावरण को अलग विषय के रूप में मतलब यहाँ पर ऐसा कहा गया कि जैसे बच्चा है, जैसे वो ईवीएस को अगर अलग टॉपिक के रूप में पढ़ता है तो उसका क्या हो गया, यहाँ पर बोझ बढ़ गया है। इसलिए संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों पर
शैक्षणिक बोझ क्यों, मतलब यहाँ पर ना ये सारी बातें कही गई कि जैसे अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, जो ईवीएस का सब्जेक्ट था ना उसको यहाँ पर अलग कर दिया गया। आपको पता है, मैंने बताया था 1975 में ईवीएस को क्या कहा गया कि अलग अलग तरीके से पढ़ाए, से ईवीएस 1 के रूप में, ईवीएस 2 के रूप में, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि यहाँ से ऐसा, मतलब ऐसा करने से क्या होगा कि जो पर्यावरण है ना, मतलब पर्यावरण को अगर हम अलग रूप से पढ़ाते हैं, अलग टॉपिक के रूप में पढ़ाते हैं, तो ऐसे बच्चों का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो बोझ है ना वो बच्चों का बढ़ता गया, और संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों पर क्या किया, एक मतलब ध्यान देने के लिए समिति बिठाई, जिसका नाम था 1992 में एक समिति बिठाई थी भारत सरकार, था 1992 में भारत सरकार 1993 के नाम से, ठीक है। बस ये यहां तक याद रख लेना। अब इसके बाद ये पॉइंट है ना, ये नेक्स्ट वाले का स्टार्ट हो जाता है, एंड इसके बाद आएगा एनसीएफ 2000। एनसीएफ 2000 जो है उसका जो टाइटल था, वो टाइटल क्या था, बोझ रहित शिक्षण था। तो ये याद रखना है, क्या था इसका टाइटल, बोझ रहित शिक्षण था। एनसीएफ 2000 ने सबसे पहली बार सुझाव दिया कि ईवीएस को अलग अलग ना पढ़ाया जाए, बल्कि इसको इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। पहले जल्दबाजी में इसको गलत बता गई थी, तो पहले इसके लिए क्या किया गया, मतलब 1992 में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी, भारत सरकार 1993, जिसमें क्या कहा गया कि उसमें ये डिसाइड किया गया था कि बच्चों का जो शिक्षण है, अगर हम इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, अलग विषय के रूप में पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चों का जो शिक्षा है वो बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है। तो ये सब डिसाइड करने के बाद एनसीएफ 2000 आता है, जिसमें सबसे पहली बार क्या बात कही जाती है कि जो ईवीएस है उसको कैसे पढ़ाया जाए, अलग अलग ना पढ़ाकर इंटीग्रेटेड पढ़ाया जाए। आ गया यहां तक का समझ में। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, क्लास 1-2 में इसे विषय के रूप में नहीं बल्कि भाषा और गणित के रूप में पढ़ाया जाए। ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्लास पहले क्या पढ़ रहे थे, नेचर पढ़ रहे थे, साथ साथ ईवीएस पढ़ रहे थे, ठीक है, नेचर और सोशल जैसा कुछ पढ़ रहे थे सबसे पहले। लेकिन अब इस बात को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया, ऐसा कहा गया कि इसको इस तरीके से मत पढ़ाइए, इसको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाइए, मैथ्स की तरीके से और लैंग्वेज, मैथ्स में लैंग्वेज ऐड करके पढ़ा दो, ठीक है, मैथ्स और लैंग्वेज के तरीके से पढ़ाओ। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो क्या बताते हैं, एक लाइन है उसमें 10 पौधे लगे हैं, और इसने अगर मान लो 2 पौधे हटा दिए तो कितने पौधे बच गए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के टॉपिक जोड़कर उन्हें मैथ्स पढ़ाते हैं। तो क्लास 1-2 में क्या कहा गया, इसको अलग टॉपिक के रूप में ना पढ़ाकर, अलग सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़ाकर किसके रूप में पढ़ाया जाए, भाषा और लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाए। तो याद रखना आपको, पहले क्लास 1 और क्लास 2 में कैसे पढ़ाया जाएगा, भाषा और गणित के रूप में इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज प्लस मैथ्स। इसके बाद हम 3rd और 5th की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पर्यावरण को प्राकृतिक और सामाजिक रूप से जोड़ने का काम किया। यहाँ पर सोशल साइंस और साइंस को इकट्ठा करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब जो नेचर है, जो सोशल है, उसको कैसे पढ़ाएंगे, साइंस और इसके साथ साथ एसएस के रूप में पढ़ाने वाले हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब यहाँ पर एनसीएफ 2005 क्या सिफारिश करता है कि जो ईवीएस है उसको इंटीग्रेटेड पढ़ाया जाए। अब इंटीग्रेटेड पढ़ाएंगे तो पहले क्लास 1 और 2 में इसको कैसे पढ़ाएंगे, लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू पढ़ाएंगे। यहाँ पर ईवीएस का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। इसके बाद हम बच्चे को 3rd और 5th क्लास पढ़ा रहे हैं, तो 3rd से 5th क्लास में हम कैसे पढ़ाएंगे, साइंस और एसएस को इकट्ठा जोड़कर ही ईवीएस में पढ़ा देंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद आता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस को इंटीग्रेट करने की बात कही, ठीक है। उसने भी ऐसे ही सिफारिश दी थी, और इसके बाद इसने भी इसी तरीके की सिफारिश दी है एनसीएफ 2005 ने। क्लास 1 और 2 में हम क्या सिखाएंगे, बच्चे को लैंग्वेज और मैथ से रिलेट करके पढ़ाएंगे। क्लास 3 में हम क्या करेंगे, अलग विषय के रूप में ईवीएस को पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर सभी टॉपिक को इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करेगा, इसमें सीख पाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, एसएस और साइंस वाली। आ गया इतना समझ। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एनवायरनमेंट स्टडी क्या होती है और एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या होती है। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रिया का क्या है, अध्ययन है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में क्या सीखते हैं हम, पर्यावरण अध्ययन क्या है, परिवेश के सामाजिक और जो भी भौतिक घटनाएं हैं उनका क्या है, एक अध्ययन है। इसमें सामाजिक घटक आते हैं और भौतिक घटक आते हैं। सामाजिक घटक की बात करेंगे तो उसमें भाषा आती है, मूल्य आती है, संस्कृति आती है, जो समाज से कहीं ना कहीं इंसान को जोड़ती है।
भौतिक की बात करते हैं, जैसे वनस्पति है, पशु पक्षी है, हवा है, पानी है, ये सब किस में है, भौतिक फैक्टर में है। अगर हम एनवायरमेंट एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं पर्यावरण जो है, ये मतलब एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों जरूरी है। पर्यावरण शिक्षा में लोगों को बताया जाता है कि पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, कि इकोसिस्टम को कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं। ये सारे पॉइंट क्या है, जैसे हम मान लो बच्चों से पूछते हैं प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण को ठीक कैसे करते हैं, ये सब किस में पढ़ाएंगे, एनवायरमेंट एजुकेशन में पढ़ाएंगे। मतलब इकोसिस्टम को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, ये जानना है कि एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, बच्चे को नॉलेज देना, जागरूक करना, उसमें चिंतन का एक दृष्टिकोण पैदा करना, ये उद्देश्य है। अब स्कोप एंड रिलेशन की बात कर लेते हैं। जैसे क्लास 1 और 2 है, 1 और 2 में ईवीएस की कोई बुक नहीं होती, क्योंकि वहां पर मैंने अभी आपको बताया उनको कैसे सिखाएंगे, मैथ्स और लैंग्वेज से सिखाएंगे। ये एनसीईआरटी ने कहा था, ठीक है। फर्स्ट 2 में क्या नहीं होगी, यहाँ पर ईवीएस की बुक नहीं होगी। एनसीएफ 2000 और 2005 ने भी यही बात कही। ईवीएस को गणित, पोएम और स्टोरी की फॉर्म में ऐड करके पढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था, एक आदमी एक दिन में इतने पेड़ लगाता है तो 3 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, ऐसे ऐसे जोड़कर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मैथ्स में क्या आ गई, ईवीएस आ गई। मैथ में हम कहानी के माध्यम से पर्यावरण के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर रिलेशन कैसे, इसका साइंस के साथ कैसे रिलेशन होगा, मैंने आपको बताया साइंस और एसएस के थ्रू हम 3 और 5th क्लास में पढ़ाते हैं बच्चे को ईवीएस, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइंस रिलेशन क्या है इसका, क्योंकि आपके टॉपिक में भी दिया गया है कि रिलेशन बताया साइंस एंड सोशल साइंस का। तो यहाँ पर जो पर्यावरण है वो कैसे घटकों से मिलकर बना है, बायोटिक कंपोनेंट और इसके साथ साथ एबायोटिक कंपोनेंट। ये अच्छे से ध्यान से सुन लेना, ये ना एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे एचटेट के वो लिखे हैं, इसके साथ साथ मैंने उसमें सीटेट के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। तो उसकी एक मैराथन बनाऊंगी, वो मैंने राइट डाउन किया है, साथ साथ उसके सारे कंसेप्ट भी लिखे हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं रिलेशन क्या है साइंस का। तो बायोटिक कंपोनेंट में हम पढ़ते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में पौधे आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, जानवर है, ये सब किसमें शामिल है, बायोटिक में शामिल है, जिसमें जीवन होता है और हम इसमें जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। एबायोटिक में जैसे आपके सोइल है, टेम्परेचर है, दबाव है, गर्मी है, ये सब किस में है, एबायोटिक में है, ठीक है। जैसे हम केमिस्ट्री, फिजिक्स इसमें जितने भी पढ़ते हैं, जैसे टेम्परेचर पढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं, सोइल पढ़ते हैं, ये सारे फैक्टर क्या है, एबायोटिक के हैं। तो ये याद रखना है, एबायोटिक और बायोटिक वाला इंपॉर्टेंट है। बायोटिक में क्या आता है, यहाँ पर बायोटिक में यहाँ जो पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जानवर हैं, ये सब बायोटिक है जो जिनमें लाइफ होती है। एबायोटिक क्या होते हैं, अजैविक होते हैं जिसमें लाइफ नहीं होगी, जैसे सोइल है, टेम्परेचर है, दबाव है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पर्यावरण जो है प्राकृतिक विज्ञान की 3 धाराओं के साथ में संबंध रखता है, जैसे फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ और बायोलॉजी के साथ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मान लो बायोलॉजी से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से, जैसे टेम्परेचर हो गया, केमिकल्स हो गए, ठीक है, और लाइफ होगी, ह्यूमन बींग्स हो गए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या है, क्योंकि ये तीनों से क्या बनता है, हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक बन रहा है, तो ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, इन तीनों की ब्रांच से रिलेटेड है। तो प्राकृतिक विज्ञान की 3 धारणाओं से यहाँ पर क्या, इसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब रिलेशन टू सोशल साइंस, सोशल साइंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिलेशन टू सोशल साइंस के साथ में इसका क्या रिलेशन है, क्योंकि साइंस के साथ क्या रिलेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे भी यहाँ पर लिखा है, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति समाज अब जागृत हो गया है और ये पर्यावरण की गुणवत्ता के बारे में चिंतित है, जो लगभग अपने चरम पर पहुंच गया है। इसके बाद ये नेक्स्ट, ये बस ऐसे ही लाइन है, बस पढ़ लेना। इसके बाद है पर्यावरण सुधार के उपाय महंगे होने और समय, धन, संसाधनों का लॉन्ग टर्म हित और पर्यावरण सुधार में एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर यही कहा गया है कि जो पर्यावरण सुधार है उसके जो उपाय हैं वो इतने महंगे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे मान लो मतलब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी गली में ना कूड़ा उठाने वाला आता है और वो फ्री में कूड़ा उठाकर जाता है, ठीक है। तो वो फ्री में कूड़ा उठा कर गया, तो आप क्या करेंगे, फटाफट उसे अपना कूड़ा दे देंगे। तो आपने क्या कर दिया, उसमें पर्यावरण सुधार में अपना योगदान दे दिया। लेकिन जब वो कूड़ा उठाने वाला आपसे हर महीने के 500 रुपए लेगा, तो आप क्या करेंगे, उस कूड़ा उठाने वाले को कूड़ा ना देकर वहीं गली में फेंक देंगे। तो यहाँ पर जो पर्यावरण सुधार के उपाय हैं वो कैसे महंगे हो गए हैं, और यहाँ पर धन और संसाधन, इन सब चीजों का क्या हो गया है,
मतलब अगर मान लो ये ज्यादा होंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, समाज जो है वो उसमें क्या नहीं कर पाएगा, योगदान नहीं दे पाएगा। मान लो ऐसा मान लो कि एक जो अमीर तबका है वो इसमें पैसे दे भी देता है, लेकिन आपको पता है हमारे देश में ज्यादातर जनसंख्या जो है वो मिडिल वाली है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं, तो वो सब अफोर्ड तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, जो हम पर्यावरण सुधार कर रहे हैं, समाज उसमें तभी योगदान दे पाएगा जब क्या होगा, उसके उपाय महंगे ना होकर सस्ते होंगे, संसाधन उपलब्ध होंगे, धन की उपलब्धता होगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण सुधार की जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया, यही एग्जाम्पल दिया है, पर्यावरण सुधार हम कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण को सुधार करने की कीमत क्या है। तो यही मैंने लिखा है, जैसे कूड़ा उठाने वाला है वो उसको हम 500 रुपए प्रति माह दे पाएंगे, तो इसका आंसर तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान जो है वो 500 रुपए देकर सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए 500 रुपए नहीं देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या नहीं कर पाएंगे, ऐसे पर्यावरण सुधार में समाज योगदान नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, आसान होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, ठीक है। पर्यावरण सुधार आर्थिक सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है। और इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से और सोशली सामाजिक रूप से कैसे हो, ये सुटेबल होने चाहिए। इसके बाद हम सोशल की बात कर लेते हैं। जैसे सोशल में आपने पढ़ा होगा, जैसे एग्जांपल, जैसे आपको पता है ताजमहल जो है वो कैसा हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर क्या है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, जहां से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भरपूर मात्रा में निकलता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ताजमहल जो है उसके ऊपर एक मतलब हम कह सकते हैं पोल्यूशन क्रिएट होता जा रहा है, उसका कलर येलो होता जा रहा है, जैसे येलो स्टोन के नाम से हम जानते हैं। इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मथुरा तेल रिफाइनरी को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। मान लो अगर हमने उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया तो वहां पर क्या होगा, लोगों को जो रोजगार मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा, वहां पर कितने लोग काम करते हैं वो खत्म होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकते हैं, वहां पर कुछ ऐसे जो आजकल आपको पता है इक्विपमेंट्स आते हैं जिसके थ्रू जो है पोल्यूशन नहीं होगा, या कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होगा, ऐसी मशीनरीज का यूज किया जाएगा जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज ना हो, या हम इसमें कुछ ना कुछ सुधार कर दें, या फैक्ट्री में कुछ सुधार कर दें, रिफाइनरी में कुछ सुधार कर दें, जिसकी वजह से उस फैक्ट्री को बंद ना करना पड़े और वहां के जो लोग हैं वो इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो सामाजिक फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही हम क्या करेंगे, एनवायरमेंट को सही करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एनवायरमेंट का पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, ये बस आप एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लो, ज्यादा इसको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में क्या है, असमानता। आपको पता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार है। अब मान लो सेंटर में आपके बीजेपी है और हरियाणा में भी बीजेपी है, तब तो आपको यहाँ पर रिसोर्स अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, तो वहां पर रिसोर्स जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी। ऐसा ही कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब में नहीं है। अब यहाँ पर ये आपस में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमें भी इक्वल राइट है, हमें भी जितना स्टेट में मिनरल्स है हमें भी उतने मिलने चाहिए, इस स्टेट के पास में ज्यादा मिनरल्स क्यों है, तो ये सबको बराबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये पॉलिटिक्स है ना, ये भी क्या करता है, एक मेन फैक्टर प्ले करता है। यानी कि कुछ फिक्स्ड यहाँ पर कुछ रेशो में होगा, बराबर नहीं मिलेगा, लेकिन सेंटर और गवर्नमेंट जो है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा, उनको थोड़ा वितरण सही हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, वहां पर भेदभाव सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स भी जो है वो भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है। आर्थिक सामाजिक विकास, जनसांख्यिकी कारकों की असमानता, पर्यावरण के प्रति सरकार और व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण, बस रीड कर लेना, ज्यादा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर एनवायरमेंट रिसोर्सेस की बात करते हैं। वर्तमान समाज को, भावी पीढ़ी को देश के रिसोर्सेज के बारे में जागरूक करेंगे। एक बार बस रीड करना है, इसको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी इम्पोर्टेंट है ना, वो सारे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ये बस हमारा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है। मान लो 3-4 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस आ जाते हैं, तो अगर मान लो आपने पढ़े होंगे तो आप उसको आसानी से
टिक कर सकते हैं। संसाधन जो है मनुष्य के आर्थिक विकास और मानव द्वारा क्या होते हैं, उनके उपयोग। पृथ्वी में पर्यावरण के भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटक शामिल है। एकीकृत भूगोल होने के नाते पृथ्वी ग्रह के सभी तत्वों को जानना हमें जरूरी है। अब यहाँ पर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे जेनेटिक इन्फ्लुएंस कर सकता है, आनुवंशिकी प्रभावित कर सकती है, माता पिता से संतानों पर प्रभाव पड़ सकता है। बिहेवियर, एनवायरनमेंट को बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, बस इतना ही था। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क, ये यहाँ से आपकी जो ईवीएस पेडागोजी है ना, वो ये लगा कर चले एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा है। आपको यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस देखने को मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ से जितने टॉपिक स्टार्ट होंगे ना, वो सारे ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनको ध्यान से सुनना है। वो बस एक आपका अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए था, तो वो भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसको अच्छे से सुनना है। अब यहाँ पर लिखा है एक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जो एक्टिविटी होती है वो किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी बच्चे के लिए क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे को शिक्षा देने के लिए, और उसका जो ज्ञान है, उसकी जो नॉलेज है वो कैसी रहे, परमानेंट रहे। इसलिए हम क्या कराते हैं, बच्चे से एक्टिविटी कराएंगे, क्योंकि एक्टिविटी क्या होती है, एक तो इंटरेस्टिंग होती है, बच्चा इंटरेस्ट से करेगा और वो करके सीखता है। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, करके सीखना। यहाँ पर बच्चा उस काम को करके सीखता है, तो उसे कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या प्ले करती है, बच्चे के अंदर एक परमानेंट नॉलेज डेवलप करने में इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है हमारे पास में, अलग अलग तरीके की क्या है, एक्टिविटीज हैं, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हम क्लासरूम में बच्चे से कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, या क्लासरूम के आउटसाइड कोई एक्टिविटी दे सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम के अंदर कोई एक्टिविटी हो सकती है। अब यहाँ पर इनसाइड द क्लासरूम, अगर हम इनसाइड द क्लासरूम के बीच में बात करते हैं कि क्लासरूम में हम कैसे बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम उससे डिबेट करवा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, वाद विवाद करवा सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से क्या होगा, बच्चा जो है उसके सामने जो विपक्ष बैठा है उससे बोलने में, तर्क वितर्क करने में, अपनी बातों को प्रस्तुत करने में क्या होगा, सक्षम हो जाएगा, उसको ऐसे अवसर मिलेंगे। अब यहाँ पर बच्चा जो अपनी बात को रख पाएगा, वो एकदम से शाइनेस जो है वो बच्चे की दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इनसाइड द क्लासरूम अगर हम बच्चे से कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो इनसाइड द क्लासरूम एक्टिविटी कराने से बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेगा। उसमें विपक्ष के सामने बोलने की एबिलिटी होगी, तर्क वितर्क करने की एबिलिटी होगी, अपनी बातों को प्रस्तुत करने की एबिलिटी होगी। निर्देशन, जैसे अब यहाँ पर निर्देशन होता है, इसमें बच्चे जो है वो सिर्फ क्या सुनेंगे, ओनली अपने टीचर्स को सुनते रहते हैं। वो क्या होता है, डायरेक्शन होता है, एक निर्देशन होता है, जिसमें टीचर कुछ बताती है और बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से उन्हें सुनते हैं कि उन्हें आगे कैसे काम करना है। ऐसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चों के डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, कक्ष में तत्कालीन घटना से संबंधित चार्ट, मानचित्र का निर्माण करना, ये क्या है, ये भी एक्टिविटीज है। अधिक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इससे बच्चों में परमानेंट मेमोरी का निर्माण होता है। ये मैंने अभी आपको बताया है। ज्यादा मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटी कराएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों में एक परमानेंट मेमोरी बनेगी, एक नॉलेज बनेगी, स्थायी ज्ञान बनेगा। अब कक्षा के बाहर की एक्टिविटी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो हम कक्षा के भीतर मतलब कक्षा के बाहर की बात कर लेते हैं कि आउटसाइड द क्लास बच्चे जो है वो कैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ साहित्यिक गतिविधि लिखी है, यानी कि जो लिटरेचर टाइप की एक्टिविटीज हैं उसमें बच्चा वाद विवाद कर सकता है, चर्चा कर सकता है, पत्रिकाएं, नाट्य कला, सीखना, लेखन आदि सब में क्या हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये सारी क्या है, साहित्यिक एक्टिविटी है। हम बच्चे को क्या लेकर जाते हैं, दूसरे स्कूल में भी लेकर जाते हैं। ठीक है, वहां पर वाद विवाद होगा, चर्चाएं होंगी, पत्रिका लेखन हो गया, नाटक हो गया, कला हो गई, या फिर कोई जैसे हम राइटिंग कंपटीशन करा देते हैं, कई बार बोलते हैं कि इसके ऊपर ऐसे लिखो। तो ये सब क्या है, साहित्यिक गतिविधियां हैं। इसके बाद शारीरिक विकास गति की बात करेंगे। जैसे हम इसमें बच्चे से गेम्स खिलवा सकते हैं, जिसमें इंडोर गेम्स भी आते हैं और आउटडोर गेम्स भी आते हैं, ग्रुप गेम्स भी होते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, ये सारी गेम्स हम उससे उनको पार्टिसिपेट करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम कल्चरल की बात करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधि की बात करते हैं, तो उसमें जैसे संगीत, बच्चे क्या करते हैं, कई बार म्यूजिक में पार्टिसिपेट करते हैं, डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, चित्रण, ड्राइंग में, पेंटिंग में, डांस में, नाट्य कला में, इन सब में पार्टिसिपेट
करते हैं, तो ये क्या है, उनकी कल्चरल एक्टिविटी है, सांस्कृतिक गतिविधि है। अगर हम भ्रमण की बात करेंगे, जैसे हम कई बार बच्चों स्कूल्स जो होते हैं वो बच्चों को क्या लेकर जाते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, जैसे पिकनिक पर ले गए, हिस्टोरिकल संग्रहालय पर ले गए, तो ये किस में आते हैं, भ्रमण एक्टिविटी में आते हैं। तो हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, स्कूल से बाहर लेकर जा सकते हैं यहाँ पर घुमाने के लिए, ताकि बच्चा वहां से कुछ ना कुछ सीख पाए। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है टीचिंग मेथड्स, तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा जरूरी है, टीचिंग मेथड्स जो आपको पढ़ने हैं टीचर्स। ईवीएस में जैसे पूछा जा सकता है कि ईवीएस के टीचर होने के नाते आप कैसे पढ़ाएंगे, आपके टीचिंग मेथड्स क्या है, या फिर उसका शिक्षण क्या है, टीचर कैसा है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको जाननी है। वो यूनिक तरीका जो अधिगम को आसान और उत्कृष्ट बनाए, वो सब क्या होता है, टीचिंग मेथड्स होते हैं। जैसे अब आप देख लो, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है हर टीचर एक तरीके से पढ़ाए। सभी टीचर्स की कोई ना कोई यूनिक टेक्निक होती है जिसकी वजह से आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। जैसे आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, या आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं उनका आपको समझ में आ रहा है, तो उनका आपको एक यूनिक पैटर्न जो है ना वो समझ में आ रहा है, वो पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, जिससे आपकी लर्निंग जो है वो क्या हो रही है, ईजी हो रही है। आप कहाँ से पढ़ना पसंद करेंगे, वहीं से पढ़ेंगे जहां से आपको पढ़ना आसान लगेगा, चीजें याद होती जाएंगी। तो वो क्या होता है कि यूनिक मेथड होता है जो आपकी लर्निंग को आसान बना देता है और उसको उत्कृष्ट बना देता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या होगा। जैसे टीचिंग मेथड्स में टीचर लर्निंग मटेरियल होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा। जैसे आप क्या किससे पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसके बाद जो आपका करिकुलम है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। अब मैं शिक्षण कैसा है, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ कैसा है, कैसा पढ़ा रही हूँ, उसके साथ साथ आप भी इस पर इसमें जो है वो मेन भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर मान लो आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आप कैसे सीख पाएंगे। तो ये सब किस में इन्वॉल्व है, टीचिंग मेथड्स में आता है। इसके बाद हम जान लेते हैं शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे आप ईवीएस के टीचर हैं और ईवीएस के टीचर होने के नाते आप जो पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने का तरीका, आपके टीचिंग मेथड्स जो है वो कैसे हों, आप कैसे टीचर हों, आप कैसे पढ़ाएं बच्चों को, कैसे उनके साथ बिहेव करें, ये सारा का सारा जानने वाले हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, यानी कि बच्चों का उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर हम पढ़ाते हैं तो उसमें उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, उनका जो टॉपिक है वो उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, एक्टिविटी बेस हो। अगर एक्टिविटी बेस होगा तभी बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। और ये छोटे बच्चों के लिए है क्योंकि आप 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी कि बच्चों को सेंटर में रखकर आपको सिखाना है। चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए। कोऑपरेटिव हो, सहयोगी हो। टीचर कैसा होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। आपको एक मतलब आप फ्रेंड तो नहीं बन सकते लेकिन फ्रेंड की तरह उन्हें समझा सकते हैं। तो आप कोऑपरेटिव होंगे, सहयोगी होंगे। ये नहीं है कि आपसे बच्चे ने कुछ पूछा और आपने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए और काम हो गया, ये नहीं करना है। यहाँ पर जो टीचिंग है, जो इंटरेस्ट है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक्टिविटी बेस होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये टीचिंग मेथड्स हैं आपके, टीचिंग मेथड्स ऐसे होने चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्टिविटी में हमें क्या कराना है बच्चे को और क्या नहीं करवाना है। तो ये सारी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एक ईवीएस के अध्यापक होने के नाते आप एक्टिविटीज में क्या क्या बातें जो है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि यहाँ पर क्या नहीं करना है, बच्चे को याद नहीं कराना है। मतलब एक तरीके से हम कोई भी चीज ऐसे नहीं कहेंगे कि इसको याद करो। एक्टिविटी होती किस लिए, इसीलिए होती ताकि वहां से उसकी समझ बन सके, ना कि वो उन्हें रटे। ठीक है, एक्टिविटी जो है उसको याद नहीं कराना है। एक्टिविटी रोचक होनी चाहिए और सार्थक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और सूटेबल होनी चाहिए। रट्टा लगाना एक्टिविटी नहीं है। यानी कि अगर हम बच्चे को रटवा रहे हैं किसी चीजों को तो वो एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करेगा, अपनी क्षमताओं को पहचानेगा, उसको आजमाने के अवसर मिलेंगे। ठीक है, उसको मतलब सोचने की गुंजाइश दी जाएगी। यही सब किस में आता है, एक्टिविटी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी में आएगा। यानी कि बच्चा क्या करेगा, चैलेंजेस लेगा, उसके स्ट्रगल फील करेगा, उसके जो माइंड है वो सोचेगा, थॉटफुल होगा, तभी ये क्या होता है, एक्टिविटी होता है।
लेकिन जो जो बातें नहीं होती एक्टिविटी में, एक तो याद करना नहीं होगा, उसके साथ साथ रट्टा लगाना भी क्या नहीं होता, एक्टिविटी नहीं होता। बार बार बोलना एक्टिविटी नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं बोलती रहती हूँ। जैसे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, मतलब ये एक्टिविटीज में नहीं करेंगे हम। नकल उतारना नहीं है, किसी चीज की कॉपी देखकर सेम टू सेम कॉपी में चेप लिया तो ये भी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद शिक्षक द्वारा प्रदर्शन नहीं है, यानी कि जो टीचर है वो किसी चीज को मतलब बता रहा है तो वो भी क्या नहीं होता, एक्टिविटी नहीं होता। यहाँ बच्चे खुद से सीखते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा किस में आता है आपके, ये सारा इंक्लूड होगा जो एक्टिविटीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने लिखा था ना पहले, ये किस में नहीं आता, एक्टिविटी में नहीं आता, मतलब ये एक्टिविटी नहीं होती। अब ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए ये सारे किस में इन्वॉल्व होंगे, एक्टिविटी में होंगे। यहाँ बच्चा थॉटफुल होगा, सोचेगा, उसके माइंड में स्ट्रगल होगा, थॉटफुल होगा, तो और चैलेंजेस लेगा, ठीक है, अपनी क्षमताओं को आजमाएगा, कुछ ना कुछ नया सीखेगा। यहाँ पर उसकी जो नॉलेज है वो कैसी होगी, परमानेंट होगी, तो वो उसमें किस में आएगा, एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद हम जान लेते हैं अवलोकन, निरीक्षण या प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन। आपको वहाँ मेथड्स दिए गए थे तो ये मेथड सारे जानने जरूरी है, इनमें से क्वेश्चन आता है और जरूर आता है। सीटेट में भी इसमें से क्वेश्चन आएगा और एचटेट में भी, ठीक है ना। तो यहाँ अवलोकन की बात कर लेते हैं, निरीक्षण या प्रेक्षण विधि की, ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जहां भी आपको अवलोकन दिखाई देगा, अवलोकन का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होता है। ऑब्जर्वेशन वो होता है जो हम देख कर सीखते हैं, किसी न किसी चीज को हमने देखा और वहां से कुछ ना कुछ सीख लिया, तो वो क्या किस में आ जाता है, ऑब्जर्वेशन में आ जाता है, अवलोकन में आ जाता है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम कोई योजना बनाते हैं, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं। तो योजना बनाना और प्रिपरेशन करना, ठीक है, ये किसमें है, ऑब्जर्वेशन में। इसके बाद हम वास्तविक और व्याख्या एनालाइज करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं, परिणामों का सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स होंगे। यहाँ पर बच्चे का सीधा संपर्क होता है। जैसे अब यहाँ पर जैसे बादलों को देखकर बच्चा सीख रहा है, बादल को हम क्या करेंगे, बच्चों को ग्राउंड में लेकर जाएंगे और बादल दिखाएंगे कि जैसे बादल है वो ब्लैक है तो क्या होने वाला है, तो बच्चे बता देंगे उसको देखकर कि बारिश होने वाली है। गार्डन को देखकर बता देंगे, ऑब्जर्व करके सीख लेगा यहाँ पर बच्चा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन यही होती है कि वो पहले देखे किसी चीज को एंड देन वहां से चीजों को ऑब्जर्व करेगा और बता देगा, उसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि दिखाकर हम बच्चे से उसका रिजल्ट पूछ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे बादलों को दिखाकर, क्लाउड्स को दिखाकर हम पूछ सकते हैं कि बारिश होने वाली है, वहां से बच्चा अंदाजा लगा सकता है। तो ये कौन सा मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, जिसमें बच्चा क्या करता है, देखकर सीखता है। यहाँ पर जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट होगा, सीधा और प्रत्यक्ष संपर्क होता है उसका चीजों के साथ में। तो ये क्या कौन सा मेथड था आपका, यहाँ पर ये मेथड है अवलोकन, ठीक है। तो ये अवलोकन मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है। इसके बाद अगर हम फील्ड विजिट की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये भ्रमण विधि, परिदर्शन विधि, ठीक है, या इसको सरस्वती यात्रा भी कह देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं फील्ड विजिट की, तो ये उद्देश्य निर्माण करना, यानी कि यहाँ पर बच्चे के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या होते हैं, सेटअप होते हैं, उद्देश्य निर्धारण करना, कार्यक्रम की योजना बनाना, यानी कि हम जैसे मान लो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है, उसकी योजना बनाएंगे, बच्चों को संक्षेप में हर चीज बताएंगे। मान लो हम फील्ड विजिट का मतलब ही होता है कि हम कहीं ना कहीं उसको लेकर जा रहे हैं, भ्रमण के लिए लेकर जा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यूं नहीं है कि हम ऐसे ही बच्चों को लेकर चले गए हैं या हमने फोटो करा ली, सेल्फी करा ली और हमारी बात खत्म। अगर हम किसी बच्चे को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं तो उसको उद्देश्य होना चाहिए, उसके पीछे, ठीक है ना, वहां से बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। अब हर चीज जो है वो उसको क्या बताएंगे, हम संक्षेप में बताएंगे कि ये इसलिए है, ये इसीलिए है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखना होता है। एज अ टीचर आप क्या करेंगे, बच्चे को हर चीज संक्षेप में बताएंगे। फिर वो बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करेगा तो इंक्वायरी भी करेगा, इवेल्युएशन होगा वर्क का। अब फील्ड ट्रिप कौन सी हो सकती है, जैसे मूल्यांकन करेगा। इसके बाद फील्ड ट्रिप कौन सी हो सकती है, चिड़ियाघर होगा, गार्डन होगा, हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है। तो ये सब क्या है, फील्ड ट्रिप में बच्चों को कहाँ लेकर जा सकते हैं, चिड़ियाघर में लेकर जा सकते हैं, गार्डन में, हिस्टोरिकल प्लेस में, मोन्यूमेंट्स में, कहीं पर भी जहां से बच्चे को कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड आपका, फील्ड ट्रिप है, जहां पर आप बच्चे को फील्ड में घुमाने के लिए, कहीं पर भी घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, जिसका कोई ना कोई उद्देश्य हो, जहां से बच्चा कुछ ना कुछ सीख पाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट वन है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड को हम परियोजना विधि के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किसने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये जब आप बीएड करते हैं ना तो बीएड में भी ये वाले मेथड्स आते हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं प्रोजेक्ट मेथड जो वो कैलप्रिटन। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो कैलपेट्रिक ने दिया है, मतलब इसका नाम अजीब सा है, तो क्या नाम है, कैलपेट्रिक। ठीक है, कैलपेट्रिक ने मेथड दिया था। अब प्रोजेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप बच्चे को प्रोजेक्ट दे सकते हैं। प्रोजेक्ट में कोई उद्देश्यपूर्ण प्रोजेक्ट होना चाहिए और उसमें बच्चे को क्या होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। जैसे उद्देश्य, मतलब अब यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, वो एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में भी किया जा सकता है। जैसे आप स्वच्छता अभियान में बच्चों को लेकर जाएं, सफाई अभियान में लेकर जाएं, तो वो क्या आपका एक तरीके का प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट के टाइप लिखे हैं मैंने, जैसे यहाँ पर छात्र संख्या के आधार पर एक पर्सनल प्रोजेक्ट दे सकते हैं आप बच्चे को, एक टाइम पीरियड में एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं, और एक इसके साथ साथ जैसे भौतिक या कुछ सिखाने की कोई प्लानिंग बनानी है, कुछ बताना है, तो वो वाला प्रोजेक्ट हो सकता है। छात्र संख्या के आधार पर यानी पर्सनल प्रोजेक्ट देंगे, जैसे आपने सिंगल बच्चे को प्रोजेक्ट दिया, वो घर से अपना प्रोजेक्ट बनाकर लाएगा, अपने मटेरियल को इकट्ठा करके कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाकर लाएगा। टाइम पीरियड में जैसे टाइम ड्यूरेशन दे दिया आपने कि 2 से 7 डेज मिलेंगे, ये जो मिनिमम टाइम होगा इसका 2 से 7 डेज का है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड वाला होगा। इसके बाद एक ये उद्देश्य वाला होता है जिसमें मतलब उसको कोई ना कोई जैसे प्लानिंग करके, जैसे आप सीखने, यहाँ पर सीखने से रिलेटेड होगा, तो थर्ड वन वाला है जो सीखने से रिलेटेड, जैसे स्वच्छता वाला बताया वो इसमें चला जाएगा थर्ड वाले में। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट का चयन कैसे होना चाहिए, जैसे इसका ब्लूप्रिंट और प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। पहले इसको प्लान करेंगे हम, इसका कोई उद्देश्य होगा, पहले प्रोजेक्ट का चयन करेंगे, फिर इसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन इवेलुएट करेंगे, और फिर उसके बाद में इसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होगा इसका, प्रोजेक्ट का चयन, पहले प्रोजेक्ट का चयन होगा, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे, एंड देन रिकॉर्डिंग, मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्मॉल ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, छोटे समूह में काम करना क्या होता है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है, इसी को बस ग्रुप कहा जाता है। जो ये स्मॉल ग्रुप होता है इसे क्या कहते हैं, बस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसमें ना 3 से 6 छोटे समूह वाले छोटे समूह हो सकते हैं, मतलब ये जो छोटे ग्रुप्स होते हैं इसमें 3 से 6 व्यक्ति हो सकते हैं। पर जब इसमें टीचर भी इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल ग्रुप कह देते हैं। तो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जिसमें छोटे बच्चे समूह में काम करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं 3 to 6 मेंबर्स के, इसको हम बस ग्रुप कहते हैं। लेकिन जब इसमें टीचर भी ऐड हो जाता है तो ये ट्यूटोरियल ग्रुप बन जाता है। तो बस इतना याद रखना है, स्मॉल ग्रुप में क्या होगा, 3 से 6 छोटे समूह के बच्चे होते हैं, इसको हम बस ग्रुप कहते हैं, और इसी में जब टीचर इंक्लूड हो जाता है तो अब हम इससे क्या कह देते हैं, ट्यूटोरियल ग्रुप कह देते हैं। इसके बाद अगर हम लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं, प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चे को लैब में लेकर जाएंगे। यहाँ पर बच्चा किस में सीखेगा, लैब में जाकर सीखता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप भी कभी ना कभी अपने स्कूल के टाइम पीरियड में लैब में गए होंगे, आपने वहां से कुछ सीखा होगा, तो वो सब किस में जाएगा, लेबोरेटरी मेथड में। तो ये बहुत ईजी है, लेबोरेटरी मेथड आपको पता है। ठीक है, इसके बाद अब लिखा है ईवीएस। आपसे ईवीएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, कई बच्चे तो ईवीएस को एनवायरमेंटल साइंस कर देंगे, तो एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, इसका नाम होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें विज्ञान आता है, यानी कि इसमें साइंस आएगी, इसमें सोशल साइंस आएगी, और इसमें पर्यावरण शिक्षा आती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है ईवीएस में क्या क्या इंक्लूड होता है। ईवीएस का पूरा नाम पूछेगा तो एनवायरमेंटल स्टडीज है, इसमें साइंस है, इसमें सोशल साइंस है, और इसमें पर्यावरण शिक्षा है। ठीक है, यहां तक याद रख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है, प्रयोग प्रदर्शन, यानी डेमो देंगे हम, टीचर एक्टिव होगा इसमें, और बच्चे क्या करते हैं, बैठकर सुनते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसको भी आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप आराम से बैठकर क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ाती है तो वो क्या होता है, एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये रटन तो नहीं होगा, रटन प्रक्रिया पर नहीं होगा, बच्चे को समझाना होगा। इसमें पहले प्लानिंग होगी, तैयारी होगी, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होगा। अब देखो, मैंने पहले प्लानिंग बनाई कि मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगी, एंड देन मैंने इसको प्रिपेयर किया, पीडीएफ बनाई, इसको पढ़ा, फिर मैंने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया।
ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, यानी प्रयोग करके दिखाना, फिर परिणाम दिखाना एंड परिणाम लिखना, ये सब क्या है, इसके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात कर लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात जो है वो सुकरात ने की थी। इसका मतलब होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका क्या करना है, यहाँ पर पहचान करनी है, समस्या की पहचान करनी है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ठीक है, बता दिया प्रॉब्लम के बारे में। बताना क्या होता है, प्रस्तुतिकरण करना। इसके बाद है प्रोबेबल बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, यहाँ पर प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन भी होगा। इसके बाद हम एनालाइज करेंगे और परिणाम जो आया है उसको क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। जैसे एग्जांपल हो सकते हैं, इसके स्कूल में डस्टबिन है तो भी कूड़ा कचरा क्यों है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम बच्चे से कि अगर मान लीजिए अगर स्कूल में डस्टबिन रखा हुआ है तो भी हमारे यहाँ पर आसपास आपको कूड़ा देखने को क्यों मिलता है। इसके फायदे क्या होंगे, इससे फायदा होगा कि बच्चा जो है वो चाइल्ड सेंटर हो जाएगा, अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकेगा, अलग अलग टेक्निक्स लगाएगा, अपनी स्किल्स का यूज करेगा और उससे क्या होगी, उसकी स्किल्स डेवलप होगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग था। अब हम पढ़ लेते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बारे में। तो अब आपकी क्लास भी ज्यादा नहीं रह गई है, तो ये आपके ओनली 10 पेजेस ही रहते हैं, बट आपके इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये क्लास जो है वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, ज्यादा लेंथी क्लास भी नहीं है और आपका पेडागोजी का सिलेबस जो है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे पेडागोजी जो है ना, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जो आपकी क्लास है ये ज़्यादा पेडागोजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, तो इतने में कवर हो जाएगी। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे से क्लास देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप इजीली इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आराम से आपके इसमें 10+ मार्क्स आ जाएंगे। तो ईवीएस की पेडागोजी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक बार आपको इसको पढ़ने की रीड है। तो यहाँ से इस क्लास से आप ये लगा कर चलें कि आपकी रिविजन हो रही है और यहाँ से आपकी जो पेडागोजी है वो तैयार हो रही है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, इस क्लास को आपके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकती थी उतना मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हमारे ये बस 10 पेजेस ही रह गए हैं, इसके बाद हमारी जो पेडागोजी है वो खत्म होने वाली है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इतना सिलेबस और हमारा रहता है, इसके बाद हमारा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल लिखा है एंड देन ये लास्ट वाले टॉपिक्स जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना आप। मैं अभी पढ़ा ही देती हूँ आपको, ठीक है ना। तो 10 पेजेस ही रहते हैं एंड देन हमारी पेडागोजी खत्म होने वाली है और ज़्यादा लेंथी क्लास भी नहीं बनी है हमारी शायद ये, तो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं, देख लेते हैं हम कहाँ पर थे। इसके बाद क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, रचनात्मक अभिव्यक्तियों की। यहाँ पर बच्चे से लिखना, संगीत, चित्रण कला, गति, नृत्य, मतलब क्रिएटिविटी कराएंगे यहाँ पर बच्चे से। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। जैसे मान लो हम ऐसे लिखवा रहे हैं, संगीत में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, चित्रण या ड्राइंग्स करवा रहे हैं, नृत्य करा रहे हैं, कठपुतलियां मतलब ये सारा किस में आ जाता है, एक तरीके से ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन होते हैं। इसके बाद हम टीचिंग अप्रोच की बात कर लेते हैं। हमारी जो टीचिंग अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। मैंने अभी ये आपको बहुत बार बताया है कि बच्चे को हम कैसे पढ़ाएंगे, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके पढ़ाएंगे, ना कि उसको रटवाएंगे। ठीक है, तो टीचिंग अप्रोच कैसी होगी यहाँ बच्चे की, एक्टिविटी बेस्ड होगी, यानी एक्टिविटी से हम उसको रीड कराएंगे। तो टीचिंग अप्रोच कैसी होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। इसके बाद है ईवीएस के शिक्षक के गुण। अब मान लीजिए आप ईवीएस के टीचर बनेंगे, पीआरटी के टीचर बनते हैं, तो आपके अंदर कैसे कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो विषय वस्तु पर पकड़ होनी चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अब आपको बच्चों की नॉलेज होनी चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे, कैसा प्रोसेस होना चाहिए इन्हें सिखाने का, या किस तरीके से बच्चे समझ जाते हैं, कैसे हमारी बात मानते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के बजाय 2 थप्पड़ लगा दे, तो ये सब आपको नहीं करना है, या डांट दें या उसे टोंट मारे, ऐसा सब आपको नहीं करना है। इसके बाद है व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान। आपको अलग अलग बच्चों का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तिक भिन्नताएं, क्योंकि आपको पता है आप स्कूल में टीचर बनेंगे, हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा, सभी में क्या होंगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होगी, हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ेगा। तो आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से बच्चे को किस तरीके से सिखाया जा सकता है, व्यक्तिक भिन्नताओं का आपको क्या हो, ज्ञान हो।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, आप बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो ये सब क्या है, एक टीचर के क्या है, ईवीएस के शिक्षक के गुण है। ठीक है, तो ये सब आपको मतलब अच्छे से रीड करना है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से बताओ कौन से ईवीएस के शिक्षक के गुण नहीं है। तो आप वहां पे अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपसे ऐसे फंसा कर पूछेगा, मतलब आपको कंफ्यूज करके पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन लगेंगे कि तो चारों ही सही है, ये चारों सही होंगे, इसमें से कौन सा गलत होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम टीएलएम की बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस में दिया गया था। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर लेते हैं। अगर आप टीच कर रहे हैं, आप टीचर हैं, तो आपके पास में कैसे मटेरियल होने चाहिए, कैसे टीचिंग एड्स होने चाहिए, तो उन सब के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल एड्स लिखे हैं, आपके पास में अनुदेशात्मक सामग्री होनी चाहिए जिससे आप क्या कर सके, इंस्ट्रक्शंस दे सके। तो इंस्ट्रक्शनल एड्स होनी चाहिए आपके पास, अनुदेशात्मक सामग्री होनी चाहिए जो क्या हो, टीचिंग में सहायता करे, जो टीचिंग में यूज हो, और जो टीचर क्या कर सके, उसकी हेल्प से आपको कोई भी चीज समझा सके। ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है, ऐसा ना हो कि मतलब जैसे टीचर है, टीचर के पास चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, मार्कर, जो भी है जिस भी चीज से पढ़ाते हैं, तो वो सारी चीजें अवेलेबल हो। और इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि वहां पर जिस एरिया में आप पढ़ा रहे हैं वहां पर वो सारी चीजें क्या हो जाए, आसानी से उपलब्ध भी हों। ठीक है, तो जो टीचिंग में यूज हो और जो टीचर की सहायता करे, ऐसी कोई भी वस्तु क्या हो सकती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में शामिल हो सकती है। एक आदर्श शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, मतलब अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप टीच कर रहे हैं तो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि सिंपल हो, सिंपल सरल होना चाहिए। अब सिंपल का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल में ऐसे सिंपल होगा, आई से इंटरेक्टिव होगा, यानी कि इंटरेक्शन कर पाएगा, एम से मीनिंगफुल होगा, उद्देश्य पूर्ण होगा, उसका कोई ना कोई मीनिंग हो। ठीक है, इसके बाद पी से पर्पसफुल होगा, एल से लर्निंग वाला होगा, लर्निंग बढ़ाएगा आपकी, और ई से आपको इंगेज करना पड़ाएगा। अब ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, मान लो आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए टीचर के पास में कोई भी चीज है, टीचिंग मटेरियल है, क्या वो बहुत ज्यादा चमकीला और महंगा होना चाहिए, तो इसका आंसर बिल्कुल नो हो जाएगा। टीचर के पास जो सिंपल सामान है वो कैसा हो, बिल्कुल सिंपल सादा हो, चमकदार ना हो, ना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो। ठीक है, तो लर्निंग टीचिंग मटेरियल कैसा हो, बहुत ज्यादा सिंपल हो, सरल हो, और पर्पसफुल हो, मीनिंगफुल हो, इंटरेक्टिव हो, लर्निंग को बढ़ाने वाला हो, बच्चों को इंगेज करके रखे, बच्चों को बांध कर रखे। ठीक है ना, जोड़ कर रखें, तो वो कैसा होगा, लर्निंग मटेरियल सिंपल होगा, ना कि महंगा और चमकीला होगा। तो टीएलएम इज नॉट कॉस्टली एंड जो चमकीला है वैसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है टीएलएम जो है वो चमकीला नहीं हो, अगर ऐसा होता है तो ये बुरा माना जाता है। इसके बाद हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एक टीचर है, टीचर क्या करती है, ऑडियो विजुअल एड्स लेकर आती है, जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वो लेकर आती है। तो ये क्या है, ठीक है, ऑडियो विजुअल, जो सुनाई भी दे और जो दिखाई भी दे। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, कई बार बच्चों को कंप्यूटर लैब में लेकर जाते हैं, ऑडियो विजुअल है, लैपटॉप से कुछ बता रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं स्कूल में, तो वो क्या होती है, एक ऑडियो विजुअल सामग्री है। ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज भी है, यानी कि अनुदेशात्मक फैसिलिटीज भी है। अब यहाँ पर टाइप्स लिखे हैं मैंने टीएलएम के, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो वाले हो सकते हैं, सुनने वाले हो सकते हैं, दृश्य श्रव्य दृश्य हो सकते हैं यानी ऑडियो विजुअल हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ओनली विजुअल भी हो सकते हैं, जिसको ओनली आप देख कर सीख सकते हैं। आप श्रव्य का अंदाजा लगा सकते हैं, ऑडियो का अंदाजा लगा सकते हैं। ऑडियो वाले होंगे जिसको सिर्फ आप क्या कर सकेंगे, सुन सकेंगे, जैसे ग्रामोफोन है, ठीक है, रेडियो है, ये सब क्या है, इसको आप सुन सकते हैं। इसके बाद है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल में आपका कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है, फोन आता है, तो ये क्या है, ऑडियो भी है और विजुअल भी है। अगर हम ओनली विजुअल की बात करते हैं तो विजुअल में मानचित्र है, फोटो है, डॉक्यूमेंट्री है, चार्ट है, डायोरामा है। डायोरामा क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। डायोरामा होता है मॉडल का एक छोटा प्रतिरूप। जैसे मान लो आप ताजमहल देखने गए, या ये फिर ऐसे कोई कुटिया सी लगा लो, ठीक है ना, या ताजमहल ही लगा लो, आप ताजमहल लगा लो, ठीक है, ये ताजमहल है
मतलब ऐसे आप ताजमहल देखने गए, वहां पर क्या दे रहे होते, छोटे से एक मॉडल सा नहीं दे रहे होते, 100 रुपए का, 150 रुपए का, ताजमहल जैसी फोटो होती है उसकी, मतलब एक तरीके का खिलौना कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, ताजमहल का मॉडल होता है, ठीक है। तो डायोरामा क्या होगा, किसी भी चीज का प्रतिरूप कहेंगे हम, किसी भी चीज का मॉडल कहेंगे, तो वो क्या होता है, डायोरामा होता है। तो डायोरामा किस में आता है, विजुअल में आता है। इसके बाद पोस्टर हो सकते हैं, सर प्रोजेक्ट मॉडल हो सकते हैं, वो सब किस में आएंगे, आपके विजुअल में आते हैं। तो विजुअल सामग्री क्या है, मानचित्र है, मैप है, फोटो है, डॉक्यूमेंट्री है, चार्ट है, डायोरामा है, ताजमहल का मॉडल हो गया जैसे, पोस्टर है और प्रोजेक्ट मॉडल है, ठीक है। यहां तक का समझ में आ गया। इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, इसको आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो ये क्या थे, टाइप्स ऑफ टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के क्या है ये टाइप्स हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया दृश्य, इसके बाद श्रव्य, इसके बाद यहाँ पर दृश्य श्रव्य, इसके बाद मैंने आपको बताया दृश्य, ठीक है। ऑडियो, ऑडियो विजुअल और विजुअल। अब यहाँ पर हम अब पढ़ लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑडियो विजुअल क्या काम आते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री हमारे क्या काम आएंगी। सबसे पहले तो इससे हमारी साइंटिफिक अप्रोच बढ़ती है, हमारा ध्यान रहता है उस चीजों पर, जब भी हम कोई चीज देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे। अब मान लो अब आपके पास में ऑडियो विजुअल मटेरियल है, तो टीचर क्या है, उसका एक्स्ट्रा बोलना जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उन चीजों को वो दिखाकर भी समझा सकता है, वहां पर बच्चे अपने आप समझ लेंगे। स्टूडेंट का ध्यान लंबे समय तक बना रहेगा उस पर, और उपयुक्त लर्निंग मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है बोरियत नहीं होगा, बच्चा बोर नहीं होगा लैपटॉप से। आपने देखा होगा बच्चों को अगर हम कंप्यूटर लैब में लेकर जाते हैं तो बच्चे बहुत खुशी खुशी जाते हैं और वहां पर बैठे रहते हैं, अपनी ड्राइंग बनाएंगे, काम करते रहेंगे, तो इससे क्या होता है, बोर नहीं होते और ध्यान भी उनका लगा रहता है, एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, एक्टिव भी बैठते हैं वो वहां पर, थकते भी नहीं है। तो ये सब क्या है, ऑडियो विजुअल का क्या है यहाँ पर यूज है। अब मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपको ऑडियो विजुअल मटेरियल ढूंढ कर लाना है, उसका सिलेक्शन करना है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि वो कैसा ना हो, दिखावटी ना हो, उससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखे, ठीक है। उसका सोच समझ कर यूज करें, जरूरत पड़ने पर वो क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। उसकी भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फैमिलियर होनी चाहिए, और बच्चे को क्या करे, उससे मोटिवेशन मिले, वहां से कुछ सीखे। अब मान लो कंप्यूटर पर भी बच्चे को काम करा रहे, तो वहां से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, वो घर पे आकर बताता है कि आज मेरी मैम ने मुझसे ऐसे पेंटिंग कराई थी, मैंने सबसे पहले कंप्यूटर को ओपन किया, वहां पर ये वाला फोल्डर ओपन किया, एंड देन मैंने पेंटिंग ओपन की। तो वो इस तरीके से बताता है आकर, वहां से वो कुछ ना कुछ सीख कर आया है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स है। इसके बाद इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले हम उसको चयन करके रखेंगे, टीचर को तैयार होना चाहिए और उसको संभाल कर रखना चाहिए। तो ये क्या है, टीचिंग, ये इसके कुछ यहाँ पर क्या थे, सिद्धांत थे। इसके बाद एडगर डेल ने कुछ एक्सपीरियंस है ऑडियो विजुअल से रिलेटेड, ये आप मत पढ़ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहे नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर मन करे, किसी ने नोट्स ले रखे हो तो बस एक बार थ्रू आउट कर लेना, बाकी जरूरी नहीं है ये। इसके बाद हम मैप्स की बात कर लेते हैं। मैप होता है, बच्चों को मैप से भी सिखाया जाता है। तो ये स्केल डाउन रिप्रेजेंटेशन होता है द रियल अर्थ सरफेस ऑन पेपर, ठीक है। पेपर के ऊपर में क्या होगी, मैप क्या होता है आपने देखा होगा, एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर क्या होती है, प्रेजेंटेशन होते हैं। मेरे पीछे भी मैप लगा हुआ है, तो ये क्या है, एक अर्थ सरफेस पर, प्लेन पेपर पर क्या है, अर्थ की प्रेजेंटेशन की गई है। इसके बाद दो टाइप के मैप होते हैं, फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है। अब आप कहेंगे कि मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसको, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनको मैप फिल करना भी सिखाते हैं, उनको स्टेट सिखाते हैं, कैसे स्टेट फिल करनी है, कौन सा मैप लेकर आना है, ये सारा सिखाते हैं। तो फिजिकल मैप जो होता है, फिजिकल मैप पर क्लाइमेट होगा, सोइल होगी, फॉरेस्ट होंगे, ये एरियाज होगा, ये सारा किस में होता है, फिजिकल मैप में होता है। पॉलिटिकल मैप की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है, सिर्फ आपको यहाँ पर कंट्रीज वगैरह, डायरेक्शन वगैरह ये सब देखने को मिलती है। बच्चे को जब हम मैप फिल करने के लिए कहते हैं, यानी कि जब हम उसको कंट्रीज को फिल करने के लिए कहते हैं, तो वो क्या फिल करके आता है, पॉलिटिकल मैप को फिल करके आता है। लेकिन जब हमें पर्वत हो, पहाड़ हो, नदियां हो, ये सब फाइंड आउट कराना होगा, तब हम उससे कौन सा मैप लेने को कहेंगे, फिजिकल मैप लेने को कहेंगे, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में जितना मैंने समझाया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या है एनवायरनमेंट के, ठीक है। तो ये भी अभी हम जानने वाले हैं। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, ऑडियो विजुअल पढ़ लिया, विजुअल पढ़ लिया, ये कुछ टीचिंग एड्स पढ़ी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़े। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं।
आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देन नोट्स रीड कर लेना एक बार और इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेना, तो आप इजीली इसमें अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ठीक है ना। बट इसको पढ़ना जरूर। रिसोर्सेज क्या क्या है एनवायरनमेंट के, इसमें जैसे रिसोर्सेज में मीडिया है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, इसके बाद टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है, कुछ मैन मेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे एक मीडिया टेक्नोलॉजी वाले होंगे, एक मैन मेड होंगे, और एक मीडिया होता है। जैसे मीडिया क्या करता है, मीडिया में न्यूज़पेपर होगा, रेडियो होगा। टेक्नोलॉजी में जैसे मोबाइल है, कैमरा है, ऑडियो रिकॉर्डर है, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। मैन मेड में जैसे हमने चार्ट में क्या बनाया, प्रोजेक्टर, मानचित्र, किताबें, ये सब क्या है, एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज हैं। यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे। एनवायरनमेंट से हमें न्यूज़पेपर में आज एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या न्यूज़ आई, रेडियो पर क्या बताया जा रहा है, मोबाइल फोन में हम क्या देख रहे हैं, हमें कौन कैसे क्या क्या बता रहा है। जैसे मान लिया मोबाइल में अब देखते हैं, वहां से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, यूट्यूब से बहुत कुछ सीख लेंगे। तो एनवायरनमेंट से संबंधित चीज को हेल्प मतलब आगे ले जाने में टेक्नोलॉजी भी हेल्प करती है। अब मैन मेड आपने एक चार्ट बना दिया, उस पर पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया कि ये समुंदर है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत है, तो वहां से भी आप सीख रहे हैं। मानचित्र से पता लगा सकते हैं आप। तो ये सारा क्या है, रिसोर्सेज है किसके, एनवायरनमेंट के। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक है शायद हमारा, हाँ लास्ट टॉपिक ही है, और तब इसके बाद हमारी जो ईवीएस की पेडागोजी है वो खत्म हो जाएगी। तो आपकी क्लास जो है ना वो यहाँ पर खत्म होने वाली है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी देर और शांति बनाकर रखो, आपकी क्लास जो है वो कवर हो जाएगी एंड आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो ईवीएस की बात कर लेते हैं। ईवीएस में क्या होता है, एक इवेल्युएशन है और एक क्या है, प्रॉब्लम्स है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो इवेल्युएशन होता है यानी मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब होता है कि उद्देश्य, जो भी चीज हम सीख रहे हैं, मूल्यांकन किस लिए किया जाता है कि हमारे जितने उद्देश्य हैं वो कितने पूरे हुए हैं और उसको कितनी और जरूरत है, या जो हम टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा है, या बच्चे ने वहां से कितना कुछ सीखा है, वो किस में जाता है, मूल्यांकन में जाता है। तो मूल्यांकन क्या होता है, वो उद्देश्य हमारे उद्देश्य कितने पूरे हुए हैं इसलिए किया जाता है। टीचिंग एंड लर्निंग का क्या प्रभाव रहा है, ये सब किस में आएगा, मूल्यांकन में आएगा, और बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है। इसके बाद है छात्र में शिक्षण अधिगम क्रिया से क्या परिवर्तन होंगे, यानी कि आपका जो पढ़ाने का तरीका था, टीचिंग लर्निंग जो आपकी एक्टिविटी थी, उससे बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बच्चे में क्या परिवर्तन आया है। अब मूल्यांकन अगर हम करेंगे तो मूल्यांकन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सारा हमारा जानना जरूरी है। यह लर्निंग प्रोग्रेस का मात्रात्मक है, यानी कि जो हम लर्निंग करा रहे हैं बच्चे को, ये क्या मापक है, मात्रात्मक मापक है और साथ साथ गुणात्मक मापक है। इसमें हम क्या कर पाते हैं, मान लो अगर बच्चे का मूल्यांकन किया है तो यहाँ पर हम उसकी कमियों का पता लगा पाते हैं, उसकी पहचान कर पाते हैं, और उसका यहाँ पर क्या कर पाएंगे, समाधान भी कर पाएंगे। और मोटिवेशन के लिए करते हैं, बच्चे को गाइडेंस देने के लिए हम इवैल्यूएशन का यूज करते हैं। बच्चे और अभिभावकों को क्या देना है, यहाँ पर फीडबैक भी देना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे का, यानी कि हमें पता होना चाहिए बच्चे ने कहाँ पर कितनी मिस्टेक की है, हम उसको अब आगे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आगे गाइड कर सकते हैं। अब उनके पेरेंट्स को हम कैसे बता सकते हैं कि बच्चे को किस किस चीज में क्या क्या प्रॉब्लम है या कहाँ पर उसकी कमियां रह गई हैं, हम उसमें कैसे सुधार करेंगे। तो ये सारा का सारा किस में इंक्लूड होता है, मोटिवेशन में इंक्लूड होता है, सॉरी इवैल्यूएशन में इंक्लूड होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं या बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ काम करेंगे, जैसे हम क्या क्या काम करेंगे, जो कीवर्ड्स है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया पहला पॉइंट है, क्लास शुरू होने से पहले पूरे चैप्टर को टीचर को खुद ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद लर्निंग आउटकम्स पढ़ना है खुद। मतलब यहाँ पर सिर्फ यही पॉइंट है, मान लो आप क्लास में जाएंगे तो आप पहले देखेंगे कि उसमें क्या क्या है, ठीक है ना। ये नहीं है कि सीधा जाकर बोल देंगे और आपको खुद को ही नहीं पता कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि क्लास शुरू होने से पहले पूरे चैप्टर को टीचर क्या है, ध्यान से पढ़ेगा, उसके बाद लर्निंग आउटकम्स पढ़ेगा, यानी कि पहले उसने ध्यान से पढ़ा, ठीक है, उसके बाद उसकी लर्निंग आउटकम्स क्या रही है खुद पता होना चाहिए। टीचर को सिखाने के बाद क्या आउटकम होगा, यानी कि आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं किसी भी बच्चे को, तो आपको उसका लेवल पता होता है कि जो बच्चा है वो कहाँ तक सीख पाया है। इसके बाद मान लो आप क्लास में गए, अपने क्लास में क्या क्या उस जो भी चैप्टर पढ़ा रहे थे
उसको प्रेजेंट कर दिया। अब उसको प्रेजेंट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या आउटकम रहा है, यानी कि बच्चे ने यहाँ पर अब कितना सीखा है, आपको ये सारी बातें पता होंगी। ठीक है, टीचर पहले से जांच करे सब सही है, तो ये क्या हो, लर्निंग आउटकम्स का पता होना चाहिए। टीचर को इसमें क्या पता लगेगा कि लर्निंग आउटकम जो है वो क्या रही है। टीचर पहले क्या करेगी, जांच करेगी कि सब सही है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक एक्टिविटी कराने के लिए आवश्यक वस्तुओं का पहले से क्या करना, इंतजाम करना। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज करा रहे हैं हम बच्चे को, मान लो कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा इंतजाम करके रखेंगे। ये नहीं है कि पहले सारे बच्चों को ले गए वहां पर और वहां पर हमारे पास एक्टिविटी के लिए कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिविटी करा रहे हैं हम, तो उसके पास में जितना भी मटेरियल है सबका इंतजाम होना चाहिए। प्रश्न पूछने के बाद ये नहीं, देखो अब यहाँ पर ये पॉइंट है, जैसे आप मान लो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा उनसे, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे कि बच्चे क्या दे, उसका रिप्लाई दे। उनको सोचने का थोड़ा टाइम देंगे, 5 मिनट का टाइम देंगे या 2-3 मिनट का टाइम देंगे, 5 मिनट का टाइम देंगे। ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा और उसी टाइम खुद आंसर दे दिया, तो यहाँ पर ये नहीं करना है। आपने क्या करना है, वहां पर वेट करना है 5 मिनट्स का, एंड देन आपको क्या करना है, उनको सोचने का समय देना है। ठीक है, इसके बाद है, यदि बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो भी बिना चर्चा किए आगे प्रश्न पर नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि मान लो अगर बच्चे हैं, बच्चों ने मान लो उसका आंसर नहीं दिया, वो इतने एबल नहीं है कि वो उसका आंसर दे पाए, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको उनको उसका आंसर नहीं बताना, आपको उसका आंसर बताना है, एक्सप्लेन करना है, एंड देन तभी आपको अगले पॉइंट पर जाना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया थर्ड पॉइंट हमारा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सभी बच्चों को हर एक्टिविटी में सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। अब आपने देखा होगा एक क्लासरूम में बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे से बोल पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा चुपचाप बैठे रहते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आप जिस भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो सभी क्या हो, उस एक्टिविटी में सभी बच्चे एक्टिव हों। ठीक है, बच्चों के सभी उत्तरों का रिस्पेक्ट करना। आपने देखा होगा क्लासरूम में आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मान लो उस बच्चे ने गलत आंसर बता दिया, तो आप उसको डांटेंगे नहीं, रिस्पेक्ट करेंगे उसके आंसर की। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसके सभी आंसर्स की क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और बिना किसी भेदभाव के आप क्या करेंगे, उसके आंसर को स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है, उसके आंसर्स की रिस्पेक्ट करनी है, उसका मजाक नहीं उड़ाना। आपने देखा होगा कई बार बच्चे क्या होते हैं, गलत आंसर देते हैं तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो आपको ये नहीं करना है, उसके आंसर की रिस्पेक्ट करनी है। बच्चे से उसके अलग जवाब की वजह पूछना। अब मान लो आपने देखा है क्लास में उस बच्चे ने सबसे अलग आंसर दिया, तो आपने उस बच्चे से पूछना है कि आपने इसका आंसर ऐसे क्यों दिया है, इसके पीछे क्या रीजन है, आपने इसके पीछे क्या सोचा, तो ये सारी बातें आपको उससे पूछ लेनी है। बच्चों की बातों को धैर्य से सुनकर उसके प्रयास करने पर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर उनकी बातों को धैर्य से सुनेंगे, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। एक टीचर बनने के लिए सबसे बड़ी बात यही कि आपके अंदर पेशेंस भी हो। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस जरूर होना चाहिए। बच्चों की बात को क्या करेंगे, आप धैर्य से सुनेंगे, उनके प्रयास करने पर। अब मान लो उनके बातों को सुन रहे हैं, अब अगर मान लो प्रयास कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि डांट लगा देंगे। बच्चे के मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें साझा करने के लिए कक्षा में उचित वातावरण देंगे। अब आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है क्लास में कि जिससे बच्चे जो है वो अपनी बातों को खुलकर एक्सप्रेस कर पाए, अच्छे से बता पाए। अगर मान लो आप बच्चे के मन में डर पैदा कर देते हैं तो बच्चा आपसे अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछ पाएगा और वो कहीं ना कहीं पीछे होता जाएगा। इसीलिए आप बच्चे के मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें साझा करने के लिए कक्षा में क्या देना है, उचित प्लेटफॉर्म देना है। ठीक है, यहां तक आ गए समझ में जो पॉइंट मैं बता रही हूं आपको। इसके बाद है ईवीएस पढ़ाते समय हम देखेंगे कि बच्चों में प्रोसेस क्या है, स्किल्स कितनी डेवलप हो रही है। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रक्रिया देखेंगे। बट सीसी में हम क्या मापते हैं, जैसे हम ये सीसी करते हैं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं, उसमें हम क्या मापते हैं, रचनात्मक को मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार हम क्या करेंगे, बच्चे का अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। बच्चा यहाँ पर देखकर सीखेगा। डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन में क्या हो सकता है, ये डिस्कस करेंगे कि बताइए जैसे आज के टाइम पर भोजन की बर्बादी हो रही है तो इस पर चर्चा करें आप सब। ठीक है, तो ये ऐसा करा सकते हैं। एक्सप्रेशन में आ सकता है, अभिव्यक्ति कराएंगे, अभिव्यक्ति में आ सकता है कि अगर जैसे यहाँ पर लिखा है
अगर मैं पक्षी की तरह उड़ पाता तो क्या होता, तो सारे बच्चे क्या देंगे, एक्सप्रेशन देंगे। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन। अब कोई भी कुछ भी आप पॉइंट पूछेंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना, यानी कि वो कुछ डिफरेंस कर पाए, उनको अलग अलग कैटेगराइज कर पाए। जैसे यातायात में विभिन्न साधनों में तुलना कर पाए, ट्रक इससे अलग क्यों है, ठीक है, बाइक, और इन सब में क्या कर पाए, उनको क्लासिफाइड कर पाए, उनका वर्गीकरण कर पाए। इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न करना। हम क्या कर सकते हैं, बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनालाइज करा सकते हैं। एनालाइज में बच्चा क्या करेगा, जैसे भी यहाँ पर एग्जांपल लिखा है मैंने, हम उससे पूछेंगे कि सीजन्स में जो है वो चेंज क्यों होता है। बच्चा यहाँ पर सारे सीजन्स को देखेगा कि ऐसे चेंज क्यों हो रहा है, एनालाइज करेगा। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे, ठीक है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार करेंगे, कोऑपरेटिव रखेंगे। तो ये सारा याद रख लेना है। इसके बाद अगर हम मापन तकनीक की बात करते हैं तो मापन तकनीक हम कैसे कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम उसको कैसे इसकी कौन सी टेक्निक हो सकती है मापन की। इसमें मौखिक होगी, लिखित और प्रदर्शन होता है। जैसे आप मौखिक कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे आप मौखिक क्वेश्चन सुन सकते हैं, लिखित में आप कुछ ऐसे लिखवा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखवा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ करा सकते हैं, प्रदर्शन में आप परफॉर्मेंस करवा सकते हैं बच्चों से। तो ये सब क्या है, मापन तकनीक है। यहाँ लिखित की बात कर लेते हैं तो लिखित में निबंध आता है, ऐसे टाइप आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब यहाँ पर हम आकलन के प्रकार की बात कर लेते हैं। आकलन में क्या होगा, फॉर्मल होता है आकलन और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल औपचारिक होगा और इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है। जैसे फॉर्मेटिव होगा असेस और इसके साथ साथ समेटिव होगा, ठीक है, ये आगे मैंने लिखा है। तो यहाँ पर अभी इनमें मैंने डिफरेंस लिखा है। सीसीई में क्या होते हैं, ये सारे सीसीई में ऐड किए गए। मैंने आपको सीसीई जो है वो बिल्कुल अलग से पढ़ाया था और मैंने कहा था कि सभी में जो सीसीई है वो सेम रहता है। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो अब आपको ये अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि वहां पर अगर आप वो क्लास देख लेते हैं सीसीई वाली, तो वहां से भी आपको यहाँ पर थोड़े जो आपके डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके वो सीडीपी में भी काम आने वाला है, चाइल्ड साइकोलॉजी में भी काम आएगा। तो सीसी का जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो अभी हम इवेल्युएशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अभी हम जान रहे हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम एफए के नाम से जानते हैं और समेटिव को हम एसए के नाम से जानते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो 4 टाइम्स होता है 1 ईयर में, और वहीं पर जो समेटिव असेसमेंट है वो 2 टाइम्स होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव जो होता है, फॉर्मेटिव में आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव में आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये मैंने सारा समझाया हुआ है, ठीक है। ये फॉर लर्निंग वाला जो है, फॉर्मेटिव वाला जो है, यानी कि जिसमें 4 आता है, 4 वाला होता है जब आप लर्निंग सीख रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे मान लो आप किसी क्लास में है और बीच में आप कोई कुछ पढ़ रहे हैं, टेस्ट लिया गया, आपने कोई गलती की तो टीचर ने क्या किया, उसमें सुधार करवा दिया, तो वो क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। यानी कि आप पढ़ते पढ़ते क्या कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, ड्यूरिंग द लर्निंग होता है, वहां पर आपकी मिस्टेक्स को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो आपका समेटिव असेसमेंट है वो क्या होता है, आफ्टर द लर्निंग होता है, लर्निंग के बाद होता है, एक तरीके का प्रोडक्ट आधारित होता है और ये साल में 2 बार होगा। ये प्रोसेस केंद्रित होता है और इसके साथ साथ समेटिव जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट केंद्रित होता है। इसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा, टीचर प्लस स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर जो है वो क्या देगा, फीडबैक देगा स्टूडेंट को। यहाँ पर स्टूडेंट की रेमेडीज की जाएंगी और डायग्नोस किया जाएगा। यहाँ पर जो उसकी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस किया जाएगा। उसके बाद में टीचर क्या करता है, उसको रेमेडीज देता है, उसको ठीक कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 बार, जैसे ये कब होगी, ये साल में 2 बार होगी, सितंबर और फरवरी के महीने में। ये लास्ट में नंबर लगाए जाएंगे। इसमें अधिगम का आकलन होगा, पेपर पेन परीक्षण होता है। तो यहाँ पर यह है आंतरिक और बाह्य हो सकता है, ज्यादातर बाह्य होता है। एफए साल में 1 साल में 4 बार होता है और ये 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल 40 मार्क्स का होता है। ऐसे की बात कर लेते हैं। ऐसे जो है ये 2 बार होता है साल में, लेकिन कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने हो गए, 60 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में जैसे आप ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस देखते हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। आपसे पूछेगा कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव का टाइप नहीं है।
तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और फिलअप्स पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैच द फॉलोइंग आ जाएगा इसमें ही। अब ईवीएस में हम असेसमेंट कैसे करेंगे, अप्लाई ए वैरायटी ऑफ अप्रोचेस, हम क्या करते हैं बहुत सारी अप्रोचेस अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए, या अलग अलग आप अपनी अप्रोचेस, खुद की जो अप्रोचेस है उनका यूज कर सकते हैं, जिस वजह से क्या करें बच्चों को असेस करने में ईजी हो, बच्चे की स्किल बढ़ सके। ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे बच्चे क्या कर पाए, स्वयं मूल्यांकन कर पाए। उद्देश्य हमारा क्या है, ट्रैक चाइल्ड प्रोग्रेस, बच्चों की प्रोग्रेस में उन्नति कराना, मतलब बच्चों की उन्नति कराना है, उनकी क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करना है, टीएलएम की उपयुक्तता होनी चाहिए और पाठ्यक्रम में क्या हो, सुधार हो। ठीक है, तो ये आपकी क्लास हो जाती है आज की कंप्लीट। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही है, हेल्पफुल रही है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और इस क्लास को एक बार रिपीट पर कर वापस भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको अलग से नहीं पढ़ाया है, ओनली वन वीडियो में ही आपको ये सारी पेडागोजी जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप इसको भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके आराम से 10+ मार्क्स जो है वो ईवीएस की पेडागोजी में बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है और इन नोट्स को पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेना, और इसके साथ साथ ये वीडियो लेक्चर्स जो है वो 2 बार देख लेना, एक बार ऐसे ही और दूसरी बार इसको आप डबल स्पीड पर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ईवीएस की जो पेडागोजी की क्लास है वो मैंने आज कंप्लीट करा दी है, तो आपका ईवीएस का सिलेबस मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक क्लास और देखने को मिलेगी, वो आपकी बहुत यूजफुल रहेगी, उस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, उसमें सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के 3 क्लासेस मैंने करा रखे हैं, मुझे पता है आप ऐसे नहीं देखेंगे, मैं उन तीनों क्लासेस को मर्ज कर दूंगी। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे, उनको भी इंक्लूड करके सारी एक क्लास बना दूंगी, उस क्लास को देख लेना, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। उसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे। इसके साथ साथ जो मैं आपको प्रीवियस ईयर वाला कराने जा रही हूँ वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप उसको भी देखेंगे तब आप आसानी से अपने अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो यही आज की क्लास हमारी खत्म करते हैं और मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।